अगर आपको पता चले कि आप लोग मेरे साथ हैं? आवाज नहीं आई ठीक से। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग नेता नगरी की लाइव रिकॉर्डिंग के लिए मेरे साथ हैं? जब हमारा जन्म होता है सबसे पहले हमें सुरक्षा का एहसास कराती है हमारी माँ, अपनी थपकी से, अपने दूध से, अपनी छुअन से। हम कुछ बड़े होते हैं, घर की चौहद्दी में घूमते हैं और लगातार सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जब हम उस दहलीज को पार करते हैं तो हमें समाज मिलता है अपनी सारी संगतियों और विसंगतियों के साथ। और फिर हमें पता चलता है कि जहां पर सब सद होना चाहिए था कुछ खल भी है, जहां पर सब सपोर्ट होना चाहिए था कोई ऐसा भी है जो भेद करता है। हमें बताया जाता है कि हमारी भाषा किसी अदृश्य शक्ति के सूचकांक पर कहां खड़ी है। कई दफा हमारी खिल्ली उड़ाई जाती है क्योंकि हम परिष्कृत ढंग से नहीं बोल पाते हैं। हमारी भाषा के बाद बात आती है हमारे लिंग पर, हमारी जाति पर, हमारे प्रांत पर, हमारी देशजता पर। और तब हमें बताया जाता है कि एक किताब है जो भेद नहीं करती है, एक किताब है जो ये वायदा करती है कि अगर तुम इस महादेश जिसका नाम हिंदुस्तान है उसके नागरिक हो तो तुम्हें समान अधिकार मिलेंगे। और जब कभी ये समान अधिकार नहीं मिलते हैं तो उसी संविधान की शपथ के साथ चलने वाली तमाम संस्थाओं के पास हम अपने हिस्से की शिकायत, अपने हिस्से का उल्लास लेकर जाते हैं। और कुछ लोग हैं जिन्हें हम साल, 2 साल, 5 साल में अपने नागरिक के रूप में शक्ति मुहैया करवाते हैं। कोई इनमें से जियो बहादुर खद्दरदारी होता है, कोई हमारी और आपकी तरह पैंट कमीज पहनने वाला होता है। ये नेता कहलाते हैं और इन नेताओं की दुनिया का सब हाल बताया जाता है लल्लन टॉप के इस वीकली पॉलिटिकल शो में जिसका नाम है नेता नगरी। नेता नगरी के इस खास अंक में जो लल्लन टॉप अड्डा में दिल्ली में शूट हो रहा है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेता नगरी में हमारे आज के मेहमान हैं 2 नौजवान पत्रकार। मेरी दाईं तरफ जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए अपने राइट साइड में मैं आमंत्रित कर रहा हूं वरिष्ठ टीवी पत्रकार, कॉलमिस्ट, किताब लेखक और क्रिकेटर और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने टीवी के सामने कॉल देने के बावजूद अब तक हमको भोजन नहीं करवाया है, मेरे सीनियर साथी राजदीप सरदेसाई। राजदीप जी, खास मौके पर खास रंग का कुर्ता निकाला गया है। जमाना ऐसा है कि लोग रंग से अपनी पहचान लोगों की करते हैं, तो मैंने सोचा कि कम से कम रंग तो सही हो ताकि इन जनता में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो कहे आपने आज सही रंग नहीं पहना है। रंग से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता सौरभ जी, आदमी ने ना रंग बिरंगी होना चाहिए। जी बिल्कुल, इस लल्लन टॉप के मंच की तरह रंग बिरंगा होना चाहिए क्योंकि ये देश कई रंगों से मिलकर बना है और इसमें सबसे जरूरी रंग होता है खुशदिली का रंग, मुस्कुराहट का रंग। मेरी माँ मुझसे कहती है, मेरे सपूत, जब तुम मुस्कुराते हो तो बहुत सुंदर लगते हो। और मुझे लगता है कि दुनिया की हर माँ अपनी हर औलाद से यही कहती है। हमारे हिस्से की मुस्कुराहटों को बढ़ाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मेरे दूसरे वरिष्ठ मेहमान जो राजाओं के शहर से हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी में समान गति रखते हैं, जो अक्सर गंभीर दार्शनिक किस्म की बातें करते वक्त बेध्यानी में अपनी मूंछों को चुभलाने लगते हैं और अगर उनको ज्यादा कुछ कहें तो एक शेर आपकी तरफ उछाल देते हैं और आप हो जाते हैं चारों खानों चित्त। और इसी में आपको अपनी गति प्राप्त होती है क्योंकि उस्ताद से आपने एक नया दांव सीख लिया होता है। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव को। सौरभ जी नमस्कार। कतई हैंडसम लग रहे हो गुरु, कतई जहर। ऐसा है कि उम्र कब की गुजर के सफेद हो चुकी है। बहरहाल मैं लल्लन टॉप के नेता नगरी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साहब आप लोग बड़ी मोहब्बत लुटाते हैं, सुना है कमेंट्स में, मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ मगर पता चल जाता है। कुछ थोड़े से नाराज भी होते हैं मगर जो तारीफ है वो लल्लन टॉप और इनकी कयामत है, बाकी आपकी मोहब्बत है। चूंकि ये नेता नगरी का स्पेशल अंक है
और आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सही गेस भी किया। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम विस्तार से उन सारे पॉलिटिकल न्यूज़ मेकर्स के बारे में बात करेंगे जो 2022 में अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहे, व्यक्ति, पॉलिटिकल पार्टीज या ट्रेंड। हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो तमाम राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद तमाम सर्वे में अभी भी सबसे बड़े वोट कैचर और नेता नंबर 1 बने हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक क्षमता के बारे में बात करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ और उनको चुनौती देने वाले अखिलेश यादव के बारे में, और उनके दिवंगत पिता मुलायम सिंह यादव जी के भी बारे में बात करेंगे। फिर हम चलेंगे बिहार, बात करेंगे नीतीश कुमार के एक और यू टर्न की, बात करेंगे तेजस्वी यादव के मजबूती से और उभरने की, बात करेंगे कि अब इसके बरक्स भारतीय जनता पार्टी क्या सियासी दांवपेच अपनाने की जुगत में है। इसके पड़ोस में जाएंगे झारखंड, हेमंत सोरेन को मिल रही राजनीतिक चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। हेमंत बिश्व शर्मा को नया पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजर क्यों कहा जा रहा है। तमाम विधायकों का हृदय परिवर्तन होते ही उन्हें गुवाहाटी के दर्शन क्यों कराए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बारे में और उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के बारे में। बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के बारे में, अध्यक्ष के चुनाव, नए अध्यक्ष और उसकी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। यात्रा एक और चल रही है बिहार में, प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा, बिहार के संदर्भ में उसके बारे में भी बात करेंगे। बात राजस्थान के दंगल की करेंगे। एक तरफ अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तमाम चुनौतियों के बावजूद काबिज हैं, और बात सचिन पायलट की जो अभी अपना जो महत्वाकांक्षी दांव है उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ने घटाने में लगे हुए हैं, और उसके बरक्स भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। गुजरात की सियासत पर बात होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, पंजाब में भी आ गई है, कई और राज्यों में दस्तक दे रही है, तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करेंगे। राजदीप जी के गृह राज्य महाराष्ट्र की पॉलिटिकल उठापटक के बारे में भी बात करेंगे। तो ये लगभग सारे विषय हैं जो इसमें आ गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, आदिवासी शक्ति के बारे में, आदिवासी पहचान के बारे में नए सिरे से बात हो रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और मेरे प्रबुद्ध मेहमान खास तौर पर इस बात का ख्याल रखेंगे कि समय 90 मिनट का ही है और उसी में ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, और 15 से 20 मिनट ऑडियंस के सवाल के लिए आरक्षित हैं, इसलिए जवाब सीमित रखने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य से जो ये दम भरता है कि हम 80 सीटों के बूते देश चलाते हैं, उत्तर प्रदेश, जहां पर एक नया इतिहास बना और योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी हुई। पहली बार कोई मुख्यमंत्री 5 बरस का कार्यकाल पूरा करके सत्ता में लौटा है। राजदीप जी, राहुल जी, आप लोग उत्तर प्रदेश के उस विधानसभा चुनाव को अब जब 6-8 महीने बीत गए हैं किस नज़र से देखते हैं? क्या हासिल, क्या राजनीतिक सबक? नहीं, पहले क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और राहुल जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं तो बेचारा पश्चिम महाराष्ट्र से आता हूं, तो आप लोग शुरू करिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं राहुल जी से पहले, फिर मैं अपनी टिप्पणी दूंगा। 3 राज्यों का होने का ये बहुत फायदा है कि आप शेर, बंगाल भेड़, के मेमना, दामाद, सब कुछ, ये कुछ भी कर दिल्ली के सकते हैं। कार्यकर्ता। ऐसे है, ये देश विचित्र देश है जहां कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है और अपनी पहचान बना सकता है। ये देश की खासियत है। बिल्कुल। मैं दिल्ली का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने एक छोटे महाराष्ट्रन को दिल्ली में जगह दी है। मैं राज ठाकरे से भी प्रार्थना करता हूं अच्छी कि खासी जगह दी है। उत्तर भारतीयों को भी, मैं राज ठाकरे से भी प्रार्थना करता हूं कि उत्तर भारतीयों को भी उसी तरह से मुंबई में जगह दी जाए। मुंबई सभी का शहर है, उसी तरह से आज दिल्ली भी सभी का शहर है। इसमें जबानी जो भी हो, बिल्कुल। हम देखिए, सब हंसी भारतीय मजाक हैं। सब अपनी जगह है, हम सब जानते हैं। इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। अब मुझे लग रहा है इसके बाद राजदीप जी जाके पर्चे ही भर देंगे जी। नहीं, मैं एक और कि बशीर बद्र साहब ने कहा है यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की कम, मुझे गिलास बड़ा दे दीजिए, दारू बेशक थोड़ी कम कर दीजिए। तो राजीव ने जो कहा वो बात अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फेज में चल रहा है। आप देखिए लगातार योगी आदित्यनाथ का जो है एक सेंस ऑफ कंसोलिडेशन दिख रहा है, जो उनकी मार्च के महीने में जीत हुई है। एक लेवल पे योगी आदित्यनाथ ने उस जीत को, जो कि कह सकते हैं कलेक्टिव थी, नरेंद्र मोदी यानी उपयोगी वाला जो एक स्लोगन चला था,
लेकिन उसके आगे योगी आदित्यनाथ ने उसमें अपना कंसोलिडेशन जो है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बीच में आपने याद होगा कि फेरबदल हुए थे बीजेपी में, योगी आदित्यनाथ बाहर गए थे, को सम्मिलित नहीं किया गया था बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडीज में, तो कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ का कद थोड़ा छोटा हुआ है। लेकिन एक बात तय है कि मैं देख रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने एक सेंस ऑफ कंसोलिडेशन पे बीजेपी की ग्रोथ, सरकार का चलाना, उसमें अपने एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अब आप कैंपेन को देखिए, हिमाचल में कैंपेन हुआ और गुजरात में आज हैं, और अगर आप उनका देखिए तो मैं दोनों राज्यों में बात की है, हिमाचल में सबसे ज्यादा आने वाली डिमांड जो है वो योगी आदित्यनाथ की है, और गुजरात में भी कई इलाकों में जो सेंट्रल और थोड़ा नॉर्थ गुजरात से सटा हुआ है, जहां पोलराइजेशन का इंपैक्ट ज्यादा था, वहां पे भी जो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हैं बीजेपी की, वो योगी आदित्यनाथ की डिमांड ज्यादा कर रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो आने वाला पैमाना जो एक तय होगा वो होगा मैनपुरी के चुनाव से। मैनपुरी का जो बाइपोल है वो एक क्या है कि जो समाजवादी पार्टी के और मुलायम सिंह यादव के गढ़ माने जाते थे, उसमें आजमगढ़, रामपुर और मैनपुरी, रामपुर और आजमगढ़ जो है वो फतेह कर लिए हैं बीजेपी ने, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी है वो 91-96 से आज तक अविजित है समाजवादी पार्टी मैनपुरी में, और मुलायम सिंह यादव 5 बार जीते हैं और जिसको वो खड़ा करते थे वो जीत जाते थे। कोइंसिडेंटली सौरभ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे करियर में पहली बार बैलेट बॉक्सेस, वो आप लोगों ने देखे नहीं होंगे, और लुटते हुए बैलेट बॉक्सेस मैंने पहली बार देखे थे कि एक जीप आती है, अंदर पुरानी टूटी जीप होती थी, उसमें लोग आते हैं कट्टे हाथ में, वो पोलिंग बूथ के अंदर घुसते हैं और बैलेट बॉक्सेस को उठा के ले जाते हैं। और उसके पीछे जब हम गए थे तो शाम को देखा था वो एक जगह, वो उस जगह के बैलेट उठाए गए थे बॉक्सेस जहां पे वोट कम पड़ना था उनको, पार्टी को, तो वो बैलेट बॉक्सेस उठा के ले गए थे। तो ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। आप देखिए जिस तरह से प्रतिष्ठा का सवाल जो है, मैं उसमें ये बताना चाहूंगा आपको कि कुछ लोग जो थे बीजेपी में बहुत इंटरेस्टेड थे, जिसमें संघ के लोग थे, भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और बीजेपी से नाता रखने वाले भूपेंद्र यादव वगैरह, कुछ लोगों का इंटरेस्ट था कि शिवपाल यादव को मैनपुरी सीट से फील्ड कर दिया जाए शाक्य की जगह। लेकिन कहीं जो यादव समाज की बिरादरी के बड़े लोग हैं, वो उनका प्रेशर, और शायद ये बात कि मुलायम सिंह यादव की विरासत वहां स्टेक पे है, अगर आप उसको डैमेज करेंगे तो आप भी उसमें लहूलुहान होंगे, वो फैक्टर होने के कारण शिवपाल यादव को बैकफुट पे आना पड़ा और उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि डिंपल यादव जो है वो उनको बैक कर देंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर शाक्य साहब की जगह, शाक्य साहब कोइंसिडेंटली जो चुनाव लड़ रहे हैं डिंपल के खिलाफ, वो अभी विधानसभा में शिवपाल यादव जी की नाराजगी का कारण बने थे, क्योंकि अखिलेश ने उनको टिकट नहीं दिया था इटावा से, तो उस कारण से वो नाराज हो गए थे। आई थिंक मैनपुरी का चुनाव जो है यूपी के लिए एक वाटरशेड मोमेंट होगा कि अखिलेश के लिए पहली बार अपनी राजनीतिक जीवन में 1992 से पहली बार समाजवादी पार्टी के इतिहास में कोई एक इलेक्शन होने जा रहा है मुलायम सिंह यादव की एब्सेंस में, वो एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है। हम लोगों ने बहुत विस्तार से मुलायम सिंह यादव का जो राजनीतिक योगदान है उसके बारे में बात की थी। कुछ बिंदु हैं जिस पर मैं आप लोगों की टिप्पणी चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव और उत्तर प्रदेश की 1 साल की राजनीति, योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ा है, और जब भी नंबर 2 की बहस होती है जिसे ऑब्वियस रीजन से बीजेपी ठुकराती है, तो ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर चुनाव जीतने के बाद से उनका वजन बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने अपने आप को मजबूत किया है चुनाव गंवाने के बावजूद, एक टफ फाइट दी है बीजेपी को। मायावती का रेलेवेंस खत्म हो गया है। कई लोगों को लगा था 2019 में जब सपा के साथ गठजोड़ किया और उनकी कुछ वापसी हुई कि वो अभी पॉलिटिकली रेलेवेंट है, पर वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ी, बुरी तरह खेत रही उत्तर प्रदेश में, तो उससे प्रियंका गांधी के करिश्मा या सांगठनिक कौशल को लेकर जो बहस हो रही थी वो शांत पड़ गई है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने वैसा कोई दखल दिया नहीं। ये कुछ बिंदु हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं। राजदीप, देखिए, मैं शुरू करता हूं एक कहानी से, एक कहानी जो दर्शाती है कि समय कैसे बदलता है। 2007 में मैं संसद में गया था, संसद कवर करने, वहां सेंट्रल हॉल में। उस दिन योगी आदित्यनाथ संसद में रोए थे
रोए क्यों थे? उनको 11 दिन की जेल हुई थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय, और योगी आदित्यनाथ वहां पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ जो हुआ बहुत बुरा हुआ है, और वो रोने लगे। अब रोते रोते वो सेंट्रल हॉल में आए और अकेले बैठ रहे थे, उनके साथ ज्यादा लोग नहीं थे। एक व्यक्ति उनके साथ आता है, वो है लेफ्ट पार्टीज का गुरुदास दासगुप्ता। वो लेफ्ट के सांसद थे, कोई बीजेपी के सांसद भी उनके इर्द गिर्द नहीं थे। और योगी जी से जब हम मिले, उन्होंने एक चीज कही, आज मुझे पता चला है कि कभी कभी अपने जो होते हैं वो पराये बन जाते हैं, और पराये जो होते हैं वो अपने बन जाते हैं। अब 2007 में योगी आदित्यनाथ रोते हैं पार्लियामेंट में, और बीजेपी के ज्यादा लोग उनको समर्थन नहीं देते हैं। 15 साल बाद आज सौरभ जी आप यहां बात कर रहे हैं कि आफ्टर मोदी मोदी के बाद कौन, क्या योगी का नंबर आएगा? देखिए जमाना कैसे बदलता है। और मैं देख रहा हूं कि योगी जी और मोदी जी के करियर में एक पैरेलल है। 2001 के पहले इसी तरह से गुजरात में मोदी जी को एक ऐसा समय था जहां बाकी जो बीजेपी के नेता वहां थे, उन्होंने मोदी जी को एक तरह से किनारे किया था। मोदी जी को एक तरह से गुजरात छोड़ना पड़ा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि 2001 में मोदी जी 4-5 महीने अमेरिका रहे, क्योंकि एक तरह से पार्टी ने उनको वनवास में कर दिया था। अटल जी ने फिर जो वहां दौरे पर गए थे, उन्होंने मोदी जी को कहा यहां क्या कर रहे, चलिए वापस भारत। और अक्टूबर 2001 में मोदी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया गुजरात का। इसी तरह से आप देखिए योगी आदित्यनाथ, 2017 उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ के जितने कैंडिडेट्स थे उनको टिकट भी नहीं दी गई। योगी जी कैंपेन भी नहीं करना चाहते थे। हम मिले थे उस समय योगी जी से फिर से, और उन्होंने कहा था कि मैं एक तरह से बड़ा दुखी हूं कि मेरे लोगों को भी टिकट नहीं दी जा रही। चर्चा यह थी कि योगी जी कहीं बीजेपी छोड़कर अपनी पार्टी ना बनाए। उसके 1 महीने बाद चुनाव के नतीजे आते हैं, और क्या होता है, योगी जी देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। और आज 5 साल बाद सौरभ हम बात कर रहे हैं, क्या आफ्टर मोदी योगी बन सकते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हर पॉलिटिशियन की एक ट्रेजेक्ट्री होती है। उस ट्रेजेक्ट्री में आज योगी जी एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां वो 100% बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नेता नंबर 1 बन गए हैं। पर क्या बीजेपी के बाहर जो लोग हैं, क्या वो उसी तरह से योगी जी का समर्थन करेंगे जिस तरह से मोदी जी ने किया? मोदी जी ने अपनी गुजरात मॉडल जो थी वो बड़ी चतुराई से मार्केट कर दी, और ऐसे लोगों को जो एक तरह से बीजेपी के भी समर्थक नहीं थे उनको भी अपनी तरफ कर दिया। क्या योगी जी ये कर पाएंगे? ये उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक होता है आपका कहना कि हर रैली में उनको बुलाते हैं, उनकी बड़ी लोकप्रियता है, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन देश पर राज करना एक बात होती है और उत्तर प्रदेश पर राज करना एक बात होती है। लेकिन हां, मैं समझता हूं 2022 की जीत के बाद योगी जी जरूर बीजेपी के इस कतार में, नेताओं के कतार में काफी आगे आ चुके हैं। जमाना बहुत बदल चुका है। मैं एक जमाने की बात करता हूं, यहीं से दूर एक विजय चौक जगह है, और 1999 या 2000 ये जो आगरा समिट हुआ था, मुझे लगता है आगरा समिट 2001 में हुआ था। उस साल हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे विजय चौक पर। जून का महीना था मेरे ख्याल में, और गर्मी बहुत थी। नरेंद्र मोदी जी वहां बीजेपी ऑफिस बैठे हुए थे, तो हमने मोदी जी को बुलाया, कहा सर आ जाइए विजय चौक पर, वहां आपका हम एक लाइव शो करेंगे। जैसे ही मोदी जी वहां पहुंचे बारिश होने लगी। बारिश की वजह से वो ओबी चल नहीं पा रही थी। तो मैंने मोदी जी से कहा सर आप वापस जाइए बीजेपी हेडक्वार्टर, हम आपको बुला लेंगे जब ओबी चलेगी। मोदी जी ने कहा नहीं नहीं राजदीप जी, अगर मैं यहां से गया तो आप किसी दूसरे को लाएंगे। वहां छतरी के नीचे मोदी जी 2 घंटे बैठे जब तक बरसात थम नहीं गई और ओबी नहीं चली।
आज आप सोचिए, क्या मोदी जी 2 घंटे किसी के लिए रुकेंगे? जमाना बदलता है, कहां कौन कड़वत कहां लेता है, कौन नेता अगला बनेगा कौन जाने। मुझे इस बात की बड़ी खुशी रहती है कि जब हम नेता नगरी करते हैं तो राजदीप जी के पास पुराने जमाने के नए, ये बहुत पुराने व्यक्ति हैं और ये हमारे सौभाग्य है। अनुभव पर कभी हंसिए मत, और ये मुझे इस तरह का मजाक करने की इजाज़त देते हैं, इसलिए मैं कर पाता हूँ। ठीक है, आपकी राजदीप से, राहुल से वैचारिक सहमति या असहमति हो सकती है, होनी भी चाहिए, और हंसी मजाक भी चलता रहेगा, पर उस चीज़ का, क्योंकि कोई आपको आई विटनेस अकाउंट बता रहा है, कोई आपको बता रहा है कि मैं मुलायम सिंह यादव की माँ से मिला तो उन्होंने क्या कहा कि लल्ला इंटरव्यू कर लिया है, रोटी खा के जाओ। कोई आपको बता रहा है कि जब वो पार्टी के महासचिव थे तो ये किताबों में नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पर भी नहीं मिलेगा। नहीं, मैं एक बता दूं, 2001 में गुजरात के कार्यकर्ता मोदी जी को जितना पसंद नहीं करते थे जितना जनता। देखिए, मोदी जी और योगी जी की खासियत है कि वो जनता से डायरेक्ट संपर्क करते हैं, और वो जो नेता लोग हैं उनके इर्द गिर्द उनको उतना महत्व नहीं देते। तो उसी तरह से आप देखेंगे, यही मैं कह रहा हूं, योगी जी और मोदी जी में कई पैरेलल्स हैं कि ऐसे नेता जो जिसे आउटसाइडर समझते हैं, जब वो किसी बड़े पद पर आते हैं तो कई लोग दुखी होते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा, मोदी जी का भी मानना पड़ेगा और योगी जी का, कि उनकी वक्ता जो है ना, डायरेक्ट लोगों के साथ उनका संपर्क है, इसलिए उनको ये नेता और चमचों की जरूरत नहीं पड़ती। ये उनकी बात सही है। राहुल जी, देखिए, एक प्रॉब्लम योगी जी के साथ है जो कि मोदी जी को एक एडवांटेज था। एक अनस्टेटेड फैक्ट है मोदी जी के बारे में, जब वो बिहार जाते हैं, यूपी आते हैं, जो उनकी बैकवर्ड कास्ट है, वो उसकी बात ओपनली नहीं करती है बीजेपी, लेकिन बिहाइंड द सीन परसेप्शन में, लोगों की जानकारी में ये बात कि वो बैकवर्ड हैं, वो बीजेपी की जो बैकवर्ड्स में जो एक्सपेंशन हुआ है, जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक बेस शिफ्ट हुआ है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी थी, वो बैकवर्ड्स, एमबीसी, नॉन जाट ऑफ दलित, इनमें जो फैली है, उसका एक कारण नरेंद्र मोदी जी का ओबीसी होना भी है। एक ये इशू आएगा योगी आदित्यनाथ की, जब वो आगे जाएंगे, उनका अपर कास्ट होना, क्योंकि जो अपर कास्ट की जो राजदीप ने बात कही कि नेताओं में आपसी मनमुटाव बहुत है। देखिए, यूपी जैसे प्रदेश में ब्राह्मण जो थे वो मनुस्मृति के हिसाब से अगर जाइए तो द्विजोत्तम है, यानी ट्वाइस बॉर्न। तो उस पॉलिटिक्स में जहां पे ब्राह्मण और अपर कास्ट का बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, सत्ता की जो खीर है वो इनके बीच में बंटती थी, और उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आता है हमेशा, जब कोई ठाकुर बनता है या कोई ब्राह्मण आता है तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो योगी जी का एक कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के लिए फायदा रहा कि उनका एक बड़ा एक्सपेंसिव बेस है ओबीसी का, जो कि वो अट्रैक्ट करने में सक्षम होते हैं फिलहाल। लेकिन एक चीज जो हो रही है कि यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आप देखिए कि अगर आप हिमाचल को लीजिए या गुजरात को लीजिए, तो पहले कुछ सालों में यह होता था कि जो नेता बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा वो नरेंद्र मोदी से थोड़ा हाइट में छोटा होगा, यानी पॉलिटिकल हाइट में। फिर एक फेज अब जो आजकल चल रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी की हाइट से थोड़ा छोटा होना चाहिए और अमित शाह जी की हाइट से भी थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो क्या है कि जो लीडरशिप का बार है वो कम हो रहा है, और ये बीजेपी के लिए खतरे की निशानी है। लेकिन योगी इज द ओनली कॉन्ट्रडिक्शन टू दिस। योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतते हैं जिस दिन, उस दिन वो अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनका अलग अलग 1.5 घंटे का 2 घंटे का फंक्शन होता है, वो जनता के बीच में जाते हैं। जब राम जन्मभूमि पे मंदिर का शिलान्यास होना होता है तो नरेंद्र मोदी के साथ वो खड़े होते हैं। हर बार अयोध्या में दीप महोत्सव भयंकर होता है, उस पर योगी आदित्यनाथ इज शोकेस्ड एज द हिंदुत्व फेस। अब जब 2024 में अमित शाह जी ने कह ही दिया कि मंदिर शुरुआत में आ जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ जरूर साथ में खड़े होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी के साथ जो एक डबल इंजन पॉलिटिकल है, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को फायदा और पहुंचाएगा। उनके चैलेंजर अखिलेश यादव, देखिए, अखिलेश यादव को एक लंबी पॉलिटिकल इश्यूज की लाइन है जो उनको रिजॉल्व करनी है। देखिए, इस चुनाव में अगर यादव उनका वोटर है जो लॉयल है, तो उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन यही यादव एक वीकनेस बन गया है, क्योंकि नॉन यादव ओबीसी समझते हैं कि जब भी मुलायम सिंह यादव की पार्टी या अखिलेश आते हैं सत्ता में, तो मलाई सारी यादवों को मिल जाती है, ओबीसी नॉन यादव नाराज हो जाते हैं। दूसरी उनकी स्ट्रेंथ है कि मुस्लिम्स 78-79% इस बार भी उनको वोट मिला है मुस्लिम्स का उत्तर प्रदेश में।
लेकिन स्ट्रॉन्ग मुस्लिम स्ट्रेंथ होने के कारण, वोट होने के कारण एक हिंदू फैक्टर जो है कि उनको उनका वोट नहीं मिल पाता है। तो अपने दो वोट बैंक जो उनके स्ट्रॉन्ग हैं, यादव और मुस्लिम, उसके अलावा जिसे कहते हैं ना कि कोक प्लस, वो मुलायम सिंह की पार्टी कैसे करेगी, ये एक चैलेंज उनके लिए आ गया है। देखिए, मुझे लगता है ना कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन आता है उन्हें पहले संघर्ष करना है। आपके पिताजी ने बहुत कुछ कमा लिया, मुलायम सिंह यादव जी ने जो संघर्ष किया, जहां से वो आए और जहां से वो गए, वो एक जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष था जो अखिलेश को नहीं करना पड़ा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब मुलायम सिंह यादव की बात आती है तो कुश्ती की बात आती है, और वो हमेशा अपनी कुश्ती की बात करते थे। अखिलेश यादव बात करते हैं टेनिस की, ईपीएल की, फुटबॉल की। देखिए, कुश्ती का जो व्यक्ति होता है वो संघर्ष करके आता है एक तरह से। टेनिस का व्यक्ति होता है वो अब ग्लोबल स्टेज पर बन गया है। आपको जब तक आप जमीन से संघर्ष नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे, पहली बार उसे संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी सरकार चली गई है। उनको जमीन पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलना पड़ रहा है। कभी कभी क्या होता है, जो बड़े व्यक्ति के बेटे होते हैं या बेटी होती है, उनको एक सॉफ्ट लैंडिंग मिल जाती है। उनको लगता है ये तो हमें विरासत में मिल गई है। अब मुझे लगता है अखिलेश यादव के सामने भी चुनौती है। अगली 5 साल आप संघर्ष करिए, शायद आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। संघर्ष के बगैर किसी भी प्रोफेशन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी इंडिया के लिए क्रिकेटर थे और मुझे भी लगा कि मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूं, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज कही कि जब बेटा तू उस ग्राउंड पे जाएगा ना, मैं नहीं बैटिंग करूंगा, तुझे बैटिंग करनी पड़ेगी। केवल किसी के सरनेम पर आपको वो टैलेंट नहीं मिलती। तो और तब राजदीप जी ने प्राइम टाइम खेलना शुरू किया। ये अपने पिताजी के बारे में खूब बात करते हैं, इस देश के महान क्रिकेटर्स में से एक। इनकी माता जी भी विदुषी हैं और प्रोफेसर रही हैं। कभी उनका भी जिक्र कर दिया करिए, जो इतना लिखते पढ़ते हैं और कहते हैं मेरा कॉलम पढ़ा करो। यू नेवर मेंशन योर मदर, दिस इज नॉट राइट। अब यार देखिए, आप ये मैंने काकी के सामने अपने नंबर भी बढ़वा लिए हैं। किसी ने मुझे कहा आप मत जाइए लाइव शो में सौरभ के साथ, वो आपकी यही बेइज्जती कर देंगे। कम से कम वो रिकॉर्डेड शो होता है तो आप उसे निकाल सकते हैं। नहीं, लेकिन मेरी माँ 80 साल की है, लेकिन अभी भी कॉलेज में जाकर पढ़ाती है। 2 सब्जेक्ट हर हफ्ते लेती है। 80 साल की उम्र में पिछले 50 साल से कर रही थी। ये कोई बेइज्जती नहीं थी, ये उनका ड्यू क्रेडिट था। बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ। और उससे और भी अच्छी बात है, रोज रात टीवी पर मेरा एक दर्शक जो है वो है मेरी माँ, क्योंकि वो रात को। अब ये आपको ये नहीं बताएंगे कि फिर देखने के बाद वो इनको कौन सा डांट वाला मैसेज भेजती है। चलिए विषय को बदलते हैं, बिहार चलते हैं, जहां पर तेजस्वी यादव उभरते नजर आ रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। सत्ता की खातिर तमाम समरसॉल्ट करने के बावजूद सियासी जमीन पर कमजोर नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा के जरिए अपने लिए ठोस जमीन तैयार करते नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के सामने अभी भी वो यक्ष प्रश्न है कि बिहार में उनका चेहरा कौन होगा। राहुल श्रीवास्तव, देखिए, नीतीश कुमार जी का कुछ जो राजनीतिक का स्टैंड है वो थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज चल रहा है, क्योंकि वो बार बार एक जिसे कहते हैं कि साधुवाद पे उतर आते हैं कि मेरा क्या है, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा काम अभी हाल में ही उन्होंने कहा कि मुझे नौजवानों को आगे बढ़ाना है, देश के लोगों को इकट्ठा करना है। अब क्या है कि वो फिर बात करते हैं, फूलपुर से उनकी होती है कि चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं मेरी कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है। ये पूरा अगर आप नीतीश कुमार जी का कंडक्ट देखें तो एक लेवल पे समाज जो आरजेडी है वो बार बार ये कहती है कि नीतीश कुमार जी 2023 तक गद्दी खाली करके तेजस्वी के लिए छोड़ जाएंगे और वो राष्ट्रीय पटल पे खेल खेलेंगे, देश जोड़ेंगे। इसके अलावा जो संन्यासवादी बयान है अगर आप देखिए तो वो तमाम लगातार आते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन नीतीश कुमार जी ये हल्की सी एक लाइन और दे देते हैं कि चॉइस जो है वो मेरी सारी देश के लिए है। इधर जो तेजस्वी यादव जी हैं, तेजस्वी यादव है, वो डेफिनेटली कहेंगे एक तरह से कि वो एक लेवल पे
उनकी ग्रोथ जो है वो दिखाई दे रही है। तेजस्वी उनको बैक कर रहे हैं, आरजेडी उनको बैक कर रही है। लेकिन मैं एक बिहार में अगर मैं एक जो फिनोमेना देख रहा हूं कि दोनों एक एलाइज एक दूसरे को बैक नहीं कर रहे हैं, वो किसी को उठाने का इंतजार नहीं, कोशिश नहीं करे। देखिए नीतीश कुमार जी का इतिहास देखिए कि अभी अगर वो कहें कि आप तमाम लोगों को आगे कर रहे हैं, तेजस्वी को आगे कर रहे हैं, आप देखिए हरिवंश जी अभी डिप्टी चेयरमैन थे, वहां से नहीं हटे। अगर आप देखिए कि उनकी पार्टी में जब अभी हाल में जरूरत पड़ी थी तो वो शरद यादव जी के पास गए थे, शरद यादव जी का कोई पता नहीं। इतिहास रहा है कि नीतीश ने अपनी पार्टी में अभी तक देख लीजिए कोई सेकंड रंग नहीं है। जो आदमी अपनी पार्टी में सेकंड रंग क्रिएट नहीं कर रहा, वो अपनी सहयोगी पार्टी में किसी लीडर को प्रॉप करके कहीं ले जाएगा, ये मुझे पॉलिटिकल डाउट है। इसके अलावा अगर आप देखिए कि आरजेडी के पास 79 सीट्स हैं इस टाइम पे, कांग्रेस के पास 19 हैं, लेफ्ट के पास 16 हैं, एचएएम के पास 4 हैं, इंडिपेंडेंस 1 है। इस तरह से करीब 120 सीटें जो है बिहार असेंबली में जो है वो नॉन नीतीश पार्टीज के पास है। 122 जो है हाफवे मार्क है। तो नीतीश की रेलेवेंस यही कम हो जाती है। नीतीश कुमार जी की रेलेवेंस यहां इसलिए कम हो जाती है कि उनकी बार्गेनिंग पावर फॉर फ्यूचर बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अंडर तेजस्वी आरजेडी एक ऐसा फोर्स बन चुका है कि वो कांग्रेस और बाकी लोगों के साथ चुनाव लड़ सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रशांत किशोर और चिराग पासवान, जी, चिराग पासवान के पास ऑप्शंस बहुत कम है। उनका पॉलिटिकल जो है एक वोट बैंक उनका फिक्स्ड है और उसमें उनके पास इस समय उनको पता है कि नीतीश के साथ गए तो नुकसान हो सकता है, आरजेडी के साथ जाने में नुकसान हो सकता है, क्योंकि बड़ी पार्टी हैं और वो जो एक कोalition सोशल इंजीनियरिंग का बनेगा उसमें चिराग को पासवान को नुकसान होने की जगह ज्यादा है। बीजेपी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम और अमूमन जो है वो लगता है कि वहीं जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल से इस देश में इस समय 2 यात्राएं हो रही हैं। एक यात्रा हो रही है टूटे हुए भारत को जोड़ने के लिए और दूसरी हो रही है पूरे देश में खराब प्रशासन को ठीक करने के लिए। अब ये जो प्रशांत किशोर जी की जो यात्रा है, अगर आप इसका एलिमेंट देखिए तो मजेदार बात यह है कि प्रशांत किशोर जी जो है वो हर ट्वीट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पोस्ट, इन सब पे आजकल एक ऐप बनाया है उन्होंने पीके कनेक्ट। पीके कनेक्ट पे हर पोस्ट करने वाले को एक पॉइंट दे रहे हैं और वो आप उस पे देख सकते हैं, उनका लीडरशिप बोर्ड है जिसपे देख सकते हैं कि आपने कितने पॉइंट अर्जित किए। यू कैन बी पार्ट ऑफ अ फ्यूचर लीडरशिप। नाउ ये जो एक्सरसाइज है अपने आप में, मेरे ख्याल से इसमें एक नॉवेल्टी फैक्टर जरूर है। 3500 किलोमीटर एक आदमी अच्छे सुशासन की बात करते हुए चल रहा है। मोदी जी के लिए बोल रहे हैं कि 26 सीटें लोकसभा में गुजरात की हैं, बिहार की 39 हैं, अहमदाबाद को 1 लाख कुछ करोड़ की बुलेट ट्रेन मिल रही है, बिहार में नरकटागंज की पटरी नहीं ठीक है। तेजस्वी के लिए बोल रहे हैं कि 9वीं पास है, सीएम बनेगा, लेकिन प्रदेश के 9वीं पास बच्चों को चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी। आप देखिए प्रशांत किशोर जी नीतीश के लिए बोल रहे हैं कि 2014 में हमने मदद हार गए थे, 15 में हमने मदद करी और आप देखिए वो बीजेपी के साथ बैठे हैं, मगर हमको बीजेपी का आदमी कहते हैं। कुल मिलाकर देखिए वो अटैक सबको कर रहे हैं। लेकिन एक एलिमेंट जो दिख रहा है कि प्रशांत किशोर डेफिनेटली, अगर वो कह रहे हैं कि अब मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, वो पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए साथ उतर रहे हैं। और अगर वो उतर रहे हैं तो वो किस आइडियोलॉजिकल फॉर्म में जाएंगे बीजेपी को हटकर, क्योंकि बीजेपी का फ्यूचर बिहार में अभी भी जो प्लस एलिमेंट है वो बीजेपी अभी भी डिस्कवर नहीं कर पा रही है। इट नीड्स अ फ्यूचर एलाई टू मेक ए मार्क इन बिहार। और नजर उनकी 2025 के बिहार के संभावित विधानसभा चुनाव पर है। राजदीप, इस ऑडियंस में कितने लोग बिहार से हैं ये देखिए। मुझे लगता है इस देश में ऐसा कोई राज नहीं है जो इतनी जिसकी राजनीतिक पकड़ है जितनी बिहारियों की है। आप नंबर 1 है आपके पॉलिटिकल एनालिसिस में, मैंने कहीं भी नहीं देखा। आप अपने आप को ताली दीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत जो शार्पनेस बिहारियों में है पॉलिटिक्स को लेके, और इसी वजह से मैं कहूंगा बिहार अब आखिरी रणभूमि है मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई की। मंडल और कमंडल की लड़ाई जो 1990 में एक तरह से शुरू हुई, उसमें एक ही जगह अब रुक गई है। अगर बीजेपी की ये जो जगरनॉट जिसे कहते हैं, या बीजेपी का जो चैरियट है
जो एक राज्य से दूसरी राज्य अश्वमेध यज्ञ की तरह जा रहा है, उसमें एक अगर रुकावट है वो है बिहार। बिहार वो एकमेव राज्य है जहां बीजेपी को अभी तक नॉर्थ इंडिया में कभी स्पष्ट बहुमत नहीं मिली है आज तक। और यही वजह है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे नेता मंडल की राजनीति से उभर कर आए हैं। पर जैसे मैंने कहा, मोदी और योगी का जो सितारे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, वही मुझे लगता है नीतीश कुमार का डिक्लाइन शुरू हुआ है। और वो आज नहीं, पिछले 6-7 सालों से जैसे ही नीतीश कुमार एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ गए, लोगों का विश्वास नीतीश जी में कम हुआ है। और यही वजह है, एक स्पेस आ रही है बिहार की राजनीति में। अब वो स्पेस कौन, क्या प्रशांत किशोर कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है तुरंत कुछ करना। कोई बैकरूम इवेंट मैनेजर या पॉलिटिकल मैनेजर को फ्रंट फुट पे आकर पूरा कब्जा करना बिहार पे मुश्किल है। क्या तेजस्वी यादव कर सकते हैं? उनकी भी एक सीमा है मुझे लगता है, क्योंकि जो यादव मुस्लिम वोट है उसके आगे इस समय प्लस वोट आरजेडी के साथ नहीं नजर आ रहा है। और बीजेपी के पास भी ऐसे कोई नेता इस समय नहीं है जो वाकई पूर्व बिहार में उनकी पकड़ बने। तो मुझे लगता है बिहार वो एकमेव राज्य है जहां आज तक भी एक असमंजस है कि किस दिशा में बिहार जाएगा। क्या ये मंडल और कमंडल की जो लड़ाई है वो कौन जीत पाएगा? तेजस्वी की मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। मैं कई सालों पहले की बात है, तेजस्वी बहुत छोटा था और मैं लालू जी के साथ बैठा था उनके बंगले में पटना में, और वहां नेट लगी हुई थी बगीचे में जहां एक छोटा लड़का क्रिकेट खेल रहा था। तो लालू जी मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे पिताजी क्रिकेट खेल रहे थे, देखो मेरा बेटा कैसे खेलता है, वो इंडिया के लिए एक बार खेलेगा। तो अब लालू जी को पता नहीं था कि क्रिकेट के लिए आपको इतना टैलेंट चाहिए, केवल पिताजी के नाम पर आप नहीं खेल सकते। वो दिल्ली कैपिटल खेल सकते हैं लेकिन इंडिया के लिए नहीं खेल सकते। लेकिन तेजस्वी में एक ऊर्जा थी, ही इज अ वेरी, उसमें एक कुछ एम्बिशन है। मैं देखता हूं कि वो संघर्ष करेंगे या नहीं ये भी पता चलेगा। जैसे अखिलेश के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप, जब आपके पिताजी का सहारा आपके साथ नहीं है, लालू जी है लेकिन वो ज्यादा आप घूम नहीं पाते हैं, तब क्या आप उसी तरह से आपकी पार्टी बना पाओगे? ये मुझे लगता है तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसलिए मैं कहूंगा आज की तारीख में बिहार इज द लास्ट बैटल, आखिरी राजनीतिक बैटल इस देश में होगी वो बिहार में होगी। जिसको राजदीप लास्ट बैटल कह रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर पर अपनी सीमित समझ में लगता है कि जिसने बिहार की पॉलिटिक्स को क्रैक कर लिया, अगर कोई बिहार के मतदाताओं को ये समझाने में सफल रहा कि एक अच्छी सरकार चलाना, एक जवाबदेह सरकार चलाना, जात पात के ऊपर उठकर वोट डालना मुमकिन है, श्रेयस्कर है, तो फिर वो उस बिहार मॉडल के जरिए पूरे देश में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है। नहीं, यही तो प्रशांत किशोर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है ये आसान नहीं है। आसान तो बिल्कुल नहीं है जी। राजदीप, एक इशू, एक तो बिहार इज नॉट द ओनली स्टेट इन नॉर्थ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब है जहां बीजेपी कभी नहीं आई। काउ बेल्ट में जो है, हिंदी हार्टलैंड में ऐसा है। जरूरी प्रॉब्लम इशू ये है, कंपेयर टू यूपी में जो मंडल और मंदिर की लड़ाई है, कमंडल की लड़ाई है, उसमें बीजेपी मंडल को भी टैकल कर गया है और अपने कमंडल को स्ट्रेंथ देता रहा है। वेयरएज बिहार के लोग जानते हैं मंडल वर्सेस कमंडल, मंडल विद कमंडल मर्ज कर दिया है दोनों को। लेकिन बिहार में पहला इशू ये है कि बिहार के लोग जानते हैं कि बिहार इज नॉट एज पोलराइज्ड एज जो हिंदुत्व एलिमेंट है वो कभी प्रखर नहीं हुआ है। बिहार की हिस्ट्री अगर देखिए, इट्स ए लैंड ऑफ मिलियन म्यूटनीज ऑफ एग्रेरियन काइंड। कृषि जो थी वहां पे जमींदारी सिस्टम के खिलाफ किसानों की बगावत ज्यादा हुई, धर्म के झगड़े उतने ज्यादा नहीं थे, और उस कारण से बिहार उतना पोलराइज नहीं है। वो अभी भी अपने कास्ट को डोमिनेशन के कारण कास्ट की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे वोट ज्यादा देता है। लालू यादव ने एक समय आया था जिसको नीतीश कुमार ने क्रैक किया, जब उन्होंने एमबीसी वोट जो है, ईबीसी जिसे कहते हैं, अति पिछड़े जो हैं, उनके वोट को अच्छा टैप किया। नीतीश कुमार ने महिलाओं के वोट को अच्छा टैप किया।
अच्छा सिग्नलिंग किया, साइकिल बांटी, ये सब करी, जिसके कारण एक पूरे देश में चलन बीजेपी ने शुरू किया। आप देखिए कि वो महिला वोट की वैल्यू को समझ गए और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए, जैसे अखिलेश की प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश में कि वो जितनी मेहनत कर लें, द प्रॉब्लम इज कि बीजेपी ने यूपी में पॉलिटिकल टर्फ बदल दी है और उस बदली हुई टर्फ में सिर्फ यादव और मुस्लिम के वोट पे काम नहीं चल सकता। सिमिलरली बिहार में बीजेपी का काम उसके अपर कास्ट और थोड़े कॉम्बिनेशन से नहीं चल सकता। वो जो प्लस एलिमेंट है, That momentum is required. We'll quickly move to east. ममता बनर्जी पिछली बार सुर्खियों की सरताज थी, लेकिन इस बार सन्नाटे में हैं। नरेंद्र मोदी की उतनी मुखालफत करती नजर नहीं आती हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा और जगदीप धनखड़ के साथ एक तस्वीर आती है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर भी वो जो प्रिडिक्टेड रुख था उससे इतर राय रखती हैं, और हेमंता वो एक नए पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजर के तौर पर नजर आते हैं। योर टेक। देखिए, ममता बनर्जी इस देश की एकमेव महिला मुख्यमंत्री है और मानना पड़ेगा कि वो इतने साल जो उन्होंने वामपंथी दलों को टक्कर दी, बहुत कम लोगों ने दी है। मैं संघर्ष की बात कर रहा हूं। जो मार ममता बनर्जी ने खाई है, मुझे लगता है बहुत कम नेताओं ने खाई। लालू शेख और दूसरे माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके सर पर रॉड मारकर किए हमले की बात कर रहे हैं। मैंने एक बार ममता बनर्जी ने हमें दिखाया था उनके घर पे किस तरह से उनको पीटा गया था। ये जब नेता बात करते हैं ना, असली लड़ाई जो उन्होंने वामपंथियों के खिलाफ जो वो लड़ पाई, महिला को जिस तरह से मारा गया, इसके बावजूद वो मैदान में रही। ममता बनर्जी की जिंदगी ये बताती है कि अगर आपको राजनीति करनी है ना, आपको मैदान में खड़ा रहना है, आप पीछे नहीं हट सकते। राजनीति बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम हमेशा नेताओं की नकल करते हैं या उनको टारगेट करते हैं, लेकिन कोई भी असली नेता है ना, उसको 18-20 घंटे लोगों के सामने रखना पड़ता है। ममता बनर्जी ने एक बार मुझे रात को 3 बजे फोन किया कि आपके टिकर पर जो खबर चल रही है वो गलत है। तो मैंने कहा, दीदी आप सोई नहीं है? इसे मैं सोती नहीं, आई डोंट स्लीप। मैं सुबह शाम जगती रहती हूं। 8 बजे सुबह वो ट्रेडमिल पे होती है और आप अगर उनके साथ वॉकिंग करेंगे ना, आप हार जाएंगे। 90% लोग ममता बनर्जी के सामने वॉक नहीं कर पाएंगे। वो इतनी तेजी से वॉक करती है, वो भी रबर चप्पल में। मैंने एक बार उनको कहा था टेनिस शू नहीं पहनी है, ये कहा नहीं, वो आप लोग अंग्रेजी जो। राजदीप जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं। ममता बनर्जी जी दीर्घायु हो, तेजी से वॉक करती हैं, पर तेजी से वॉक करते हुए उन सैकड़ों हजारों शिक्षार्थियों तक क्यों नहीं पहुंच पाई जो घोटाले के खिलाफ 3-4 बरस से धरना दे रहे हैं? ये बड़ी अच्छी ये बात। सवाल पूछा जाएगा कि जब आप होलियर देन दाऊ अप्रोच अपना रहे हैं, अपने आप को जनता का नुमाइंदा बता रहे हैं, दिल्ली की सत्ता के बरक्स अपने आप को विकल्प बता रहे हैं, तो जो सैकड़ों गरीब परिवार के नौजवान हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बंगाल में, इन मुख्यमंत्रियों के कान तक उनकी आवाज क्यों नहीं पहुंच पाती? तब इनकी तेज चाल कहां चली जाती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा, जिसके लिए आपको तालियां भी मिली। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि एक चीज होती है संघर्ष करना और सत्ता पाना, दूसरा होता है गवर्नेंस, सुशासन। और ये जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जिसमें ममता बनर्जी भी है, ये उस तरह का सुशासन नहीं दे पाती है। लालू प्रसाद यादव के साथ यही हुआ। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता थे, जब वो लोगों के सामने आते थे 90 के दशक में, तो लोगों की भीड़ उनके साथ जुट जाती थी। लेकिन जैसे वो सत्ता में आए, सुशासन करना बहुत मुश्किल है। आज आप बात कर रहे हैं अध्यापकों की या स्टूडेंट्स की, हर राज्य में आज सौरभ पेपर लीक है। आप आज गुजरात मॉडल की हम वाहवाही करते हैं। क्या आप जानते हैं पिछले 2 साल में गुजरात में 22 पेपर लीक हुए हैं? क्या इसके बारे में बात होती है? हर राज्य में यह बड़ी समस्या है, युवाओं की समस्या है। और आपने हर मुख्यमंत्री को यह सवाल पूछना चाहिए कि आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन युवाओं को और सुशासन में मुझे लगता है अभी गुजरात में जून के महीने में तलाटी के लिए 3,700 नौकरियां निकली थी। कितने लोगों ने अप्लाई किया? 17 लाख। मैं ये पूछता हूं, आज हम लोग मॉडल की बात करते हैं, ये मॉडल वो मॉडल। जब तक लोगों को आप नौकरियां नहीं दे पाएंगे तो कहां का मॉडल है? आज बंगाल में कहां नई नौकरियां हैं? तो ममता बनर्जी ने वामपंथियों को बड़ी टक्कर देके चुनाव जीते
और वो सत्ता में आई। लेकिन एक बार आप सत्ता में आते, सुशासन कहाँ है? आपने बात की कि क्या कहीं ना कहीं कि क्या ममता बनर्जी की कोई डील हो गई है। अब बंगाल में यही बात हो रही है कि उनके भांजे पर जो शिकंजा कस रहा है ईडी का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अब मोदी जी की तरफ सॉफ्ट हो गई है। अब यही तो हमारी राजनीति है कि आप डील कर देते हैं। देखिएगा दीदी इस क्लिप को देखकर भी आपको फोन ना करें। नहीं, मुझे डर है कि अगर कल कुछ कहे, लोग कहेंगे आपने दीदी से रसगुल्ला लिया। अब मैंने किसी नेता से रसगुल्ला लिया है क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है। नहीं, खिलाने का भी पाल लेते खिलाने शौक। का शौक पाल लीजिए। नहीं, पत्रकारों को मैं हमेशा कहता हूं, आप कोई नेता आपको कोई गिफ्ट दे, ऐसी गिफ्ट लीजिए जिसका कोई बाद में प्रमाण नहीं रहेगा। तो कोई अगर आपको मिठाई दे तो जरूर लीजिएगा। सौरभ, देखिए, ये ममता बनर्जी के बारे में जो कहा जा रहा है, आई थिंक उसमें पॉलिटिकल विजडम भी है। मैं टीएमसी के नेताओं से जो हाल फिलहाल में बात होती है इस बारे में, उनका कहना है, देखिए, कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का अभी कोई लॉजिक नहीं। देखिए साहब, ऐसा है कि ततैया के छत्ते में हाथ देने की जरूरत नहीं है। जब ईडी और सीबीआई तमाम चीजें हो, चुनाव नहीं है कोई, ममता बनर्जी के लिए कोई इमीडिएट चैलेंज नहीं है। और अगर उनका एग्जाम्पल बार बार यही होता है कि आप देखिए कि एक पीरियड आया था जिसके पहले अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी पे हमले बोलने बंद कर दिए थे, और वो एक पीरियड था जो कि क्रिटिकल यूजफुल पीरियड हुआ आम आदमी पार्टी के लिए। क्या है कि अगर आप पॉलिटिक्स देखिए कुछ मुख्यमंत्रियों की, ममता बनर्जी और तेलंगाना, दो मुख्यमंत्री को मैं देख रहा हूं कि उन्होंने कांग्रेस को और बाकी प्रतिद्वंदियों को बाहर करने के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया है कि बीजेपी को उठा दिया जिसके पास काडर नहीं है, और उन पार्टियों को गिरा दिया जिनके पास काडर है। तेलंगाना में बिल्कुल वही स्टोरी इस टाइम पे खेली जा रही है कि आप देखिए कि राहुल गांधी अपनी यात्रा लेके जाते हैं और वहीं पे असेंबली चुनाव हार जाते हैं, और बाईपोल। अब उसमें देखिए कि अगर लगातार देखिए जो पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है तेलंगाना में, टीआरएस की आप देखिए कि वहां पे एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। उस स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी के नेताओं को धरपकड़ हो गई है। और मैं अभी हैदराबाद में था, एक मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें उर्दू पत्रकारिता के 200 साल हुए हैं। और मैं सबसे कहूंगा कि साहब, अपनी जुबानें जरूर पढ़ा करिए और उसके बारे में थोड़ा ख्याल करिए, नहीं तो ये बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। तो उसमें वहां पे मैं लोगों से जब मिला तो उन्होंने बताया कि साहब, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं कि आप कह रहे हैं योगी मॉडल का में बुलडोजर बाबा जो हो रहा है, तो बीजेपी के जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से 2 लोगों में से एक का एक आइसक्रीम पार्लर और एक मोबाइल जो एक्सेसरी तो उनका पार्लर बना था, उस पर उस दिन मैंने सुबेरे सुबेरे हैदराबाद में बुलडोजर चलते देखा। वहां पे भी बुलडोजर चल रहा है, तो वहां बीजेपी के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। तो क्या अटेम्प्ट क्या है कि कांग्रेस पिछली बार 19 सीटें करीब जीत के आई थी, इस टाइम पे सारे तोड़ फोड़ करके 4-5 बची हैं कांग्रेस की। कांग्रेस को आउट करो, जो कार्डर बेस्ड पार्टी है जिसका वहां पे स्ट्रेंथ है, और बीजेपी को उठा दो। यही बंगाल में ममता बनर्जी ने किया कि लेफ्ट को और कांग्रेस को खत्म कर दिया, बीजेपी को प्रॉप कर दिया। बीजेपी ने कहा 200 आने नहीं थे, 70 आ गए, लेकिन एक स्ट्रेंथ मिली ममता बनर्जी को। देखिए उसके बाद से जो लोग छोड़ के आए थे उनकी घर वापसी हो गई टीएमसी में। बीजेपी के कार्यकर्ता पिटे भी काफी वहां पे, वो एक स्ट्रेंथ सेंस ऑफ टेरर उन्होंने बिल्ड कर दिया। लेकिन वहीं जो राजदीप ने पॉइंट उठाया, इन दोनों राज्यों में करप्शन चरम पे। ये जो लीडरशिप है, आप देखिए ये जहां जहां रीजनल प्लेयर्स आते हैं, आप देखिए 3 नए राज्य बने थे जब, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। आप देखिए कौन से ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ केस नहीं है वहां पे। आप देखेंगे कि वहां पे इन राज्यों में करप्शन केसेस हैं। मुलायम सिंह यादव, मायावती, ममता बनर्जी, आप कहेंगे कि केंद्र सरकारें उनके खिलाफ हैं। येदियुरप्पा देख लीजिए कि एक रीजनल लीडर की तरह से थे बीजेपी के फोल्ड में, उनके खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस। ये एक क्राइसिस है इन प्लेयर्स की कि ये पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग हैं, मगर शायद पॉलिटिकल सर्वाइवल का जो तरीका है उसमें करप्शन एक एलिमेंट इनके खिलाफ बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन थोड़ा सा लेकिन राजदीप एक नहीं, ये सुन तो आप, लीजिए। हाँ आपका शूट है और टॉपिक बहुत बाकी है, हाँ तो करिए। तय ये हुआ था कि समय का ख्याल रखा नहीं, जाएगा, नेता मॉडरेटर को नहीं टोका जाएगा। नेता नगरी इज माय टॉप प्रायोरिटी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं 2 चीजें। एक तो ममता बनर्जी की जो आखिरी में बात मैं कहूंगा,
कि मुझे दुख होता है, क्योंकि मैंने बहुत कम नेता देखे हैं जो वाकई गरीबों के साथ जुड़ जाते हैं। आप कभी ममता बनर्जी के साथ जाइए, जब कोई क्राइसिस हो, कुछ एक्सीडेंट हो, ब्रिज ट्रेजेडी हो, वो जनता के साथ जुड़ जाती है। उस महिला में एक क्षमता है। हर नेता में कुछ अच्छी चीजें होती है और कुछ कमजोरियां होती है। क्या होता है कि हमारा समाज इतना विभाजित हो गया है कि अगर मैं ममता बनर्जी के बारे में कुछ अच्छा कहूं तो आप कहेंगे आपने ममता के साथ एक रसगुल्ला खाया है। अगर मैं ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ कहूं तो आप कहेंगे कि आप मोदी जी के साथ बन गए हैं। अगर आज मैं मोदी जी के खिलाफ सर इतना पर्सनल मत बनाइए। नहीं, मेरा ये कहना है, देखिए ममता बनर्जी जैसे जो रीजनल नेताज हैं, उनकी एक प्रॉब्लम है, उनकी पार्टियां जो है परिवारवाद में ये हो गई। ममता बनर्जी ने जब संघर्ष शुरू किया, वो एकला चालो रे, एक तरह से अकेली थी उस संघर्ष में। मैंने उनको ऑफिस में एक बार देखा है, तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में 98 में, वो अकेली और 2-3 लोग थे ऑफिस में, 2 ही कुर्सियां थी, एक टेबल था। अब वहां से 20 साल बाद आप देखेंगे कि कई तृणमूल नेताओं के आलीशान मकान बनने लगे हैं। यानी एक बार आप सरकार में आ जाए, परिवारवाद हो जाता है और आपकी जो धन दौलत है वो बढ़ जाती है। ममता की खुद की नहीं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोगों की। लेकिन एक बार में राहुल जी ने कहा कि इन सब रीजनल लीडर्स के खिलाफ करप्शन के चार्जेस है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आप हमें वाकई समझते हैं कि बीजेपी के लीडर जितने हैं या कांग्रेस के हैं वो दूध से धुले हुए हैं? मेरे महाराष्ट्र में जितने भी नेता शिवसेना छोड़कर अब वहां की सरकार के साथ जुड़ गए हैं, जिनके खिलाफ ईडी के चार्जेस हैं, अब ईडी उनके घर नहीं पहुंचती है। ये कैसे चलेगा? ये देश कैसे चलेगा अगर ईडी केवल एक पार्टी या एक गुट के साथ? मैं कहता हूं ईडी ने हर राज्य में जाना चाहिए। हर नेता जो करप्ट है उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए, होती नहीं है। तो आज ममता बनर्जी हो या केसीआर हो, उनकी रात की नींद आप खत्म कर देते, चलिए करिए, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप करते हैं। बाकी राज्यों में क्या वाकई इस जनता को? नहीं, मेरे को बस पॉइंट ये कहना है कि आपको नहीं लगता कि जब नीतीश कुमार छोड़ के जाते हैं बार बार बीजेपी को, तो क्या ईडी ने खंगाला नहीं होगा कि उनके खिलाफ कुछ नहीं है कि नहीं? खंगाला होगा, नहीं मिला तो ऐसे भी नेता है ना। नीतीश और लालू में एक फर्क है, लालू जी ने परिवारवाद आगे बढ़ाया। नीतीश जी की जो भी नहीं, नीतीश जी को मानना पड़ेगा, उन्होंने परिवारवाद नहीं बढ़ाया। चलिए, तो ये एक बड़ा फर्क है। परिवार एक बार आ जाए ना, फिर भ्रष्टाचार भी आ जाता है। अब अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल से एक लंबी फ्लाइट लेते हैं और त्रिवेंद्रम लैंड करते हैं। आपने हेमंत बिस्वा की बात नहीं की। अब आपने सर समय पूरा निकाल दिया दीदी की चर्चा में, तो हम अरे दादा की चर्चा ही नहीं कर पूर्वोत्तर, पाए। नहीं तो लोग कहेंगे पूर्वोत्तर की बात ही नहीं होती। चलिए, आप लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, मुझे ये जान के खुशी हुई। बताइए, आपके करीबी दोस्त हेमंता। नहीं, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। इस देश में आज 9 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक बार कांग्रेस में थे। हम हमेशा कहते हैं कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रही है। मैं देख रहा हूं बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है, कि कांग्रेस के नेता, जिसमें हेमंत बिस्वा एक है, 2015 में दिग्विजय सिंह से मैं एक बार मिला। आपके पार्टी में कोई नए नेता दिखाई नहीं देते, कोई यंगर जनरेशन नहीं है? तो उन्होंने कहा राजदीप, एक नेता हमारे पास है, हेमंत बिस्वा शर्मा, आप देखिए वो एक दिन बड़ा नेता बनेगा। अब प्रॉब्लम है, बन तो गया पर दूसरी पार्टी में जाके। वही तो वो बन गए नेता, लेकिन बन गए बीजेपी में, कांग्रेस में नहीं। क्योंकि कांग्रेस में क्या है, परिवारवाद। तरुण गोगोई जो वहां के मुख्यमंत्री थे, एक ऐसा माहौल बन गया कि वो अपने पुत्र गौरव गोगोई को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये पुत्र प्रेम और ये की वजह से कई नेताओं की जो एक तरह से विरासत है वो खत्म हो गई है। और हेमंत बिस्वा शर्मा को उस समय लगा, वो एम्बिशियस थे, महत्वाकांक्षी थे, कि मुझे यहां कोई जगह नहीं है। वो अब बीजेपी में चले गए हैं और न्यूली कन्वर्ट करे की तरह वो तो बीजेपी के सबसे एक तरह से। राजदीप जी, आप बहुत किस्से सुनाते हैं, मैं भी आपको एक किस्सा सुनाता हूं। प्लीज सुनाइए। हालांकि ये किस्सा आपने भी सुना है, लेकिन तब आप भोजन करने में व्यस्त थे। किस्सा ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा से एक अनौपचारिक बातचीत में, जो कि बहुत गूढ़ और रहस्यमयी नहीं है, इसलिए जो एक ऑफ द रिकॉर्ड को लेके हम पत्रकारों का एक अलिखित लेकिन जरूरी कोड होता है कि नेताओं से हमारी तमाम बातचीत होती है, पर जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती है उसको कोट नहीं किया जाता है, बशर्ते उससे किसी की हानि ना हो तो बताया जा सकता है।
हिमंता से ये पूछा गया ऐसी अनौपचारिक बातचीत में ओवर द फूड की ये जो भी पॉलिटिकल ऑपरेशन बीजेपी करती है उसका एक सिरा गुवाहाटी से जाके क्यों जुड़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि दरअसल जो भाजपा में नए नेता आ रहे होते हैं उन्हें गुवाहाटी भेजा जाता है ये देखने के लिए कि यदि तुम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर बीजेपी में आओगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा स्वागत सिर्फ उस दिन होगा जिस दिन तुम सदस्यता की पर्ची कटाओगे, उसके बाद भी संगठन और सत्ता में तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। बोले ये देश भर से ना सब विधायकों को सांसदों को जितने छोड़ छोड़ के भगवा पटका पहनने आ रहे हैं ये देखने में, जाओ जाके देख के आओ हिमंता का कैसे हुआ। तुम्हारा बोले सत्यनारायण कथा नहीं होती कि जैसे उनके दिन बहुरे सबके बहुरे। तो हिमंता कह रहे थे आप लोगों को लगता है कि सारे पॉलिटिकल ऑपरेशन गुवाहाटी में हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सब लोगों को मेरे पास क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने यूपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज की तारीख में बहुत बड़े पद पर है उनका उदाहरण भी दिया कि उनको भेजा गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था इनको क्या करवाना है, कामाख्या देवी के दर्शन करवाने हैं कि सचिवालय या यहाँ की योजनाएं बतानी है। बाद में क्लियर हुआ कि नहीं उनको दिखाना है कि सब हिसाब किताब ठीक है। नहीं ये लेकिन सवाल ये है जब हमारे महाराष्ट्र के नेता वहां जाते हैं और रिसोर्ट में रहते हैं, जब सरकार गिर रही थी ये बिल कौन भरता है? ये मैंने कभी ये जब होटल में ये जब नेता जाते हैं एक रिसोर्ट से दूसरे रिसोर्ट, इसका बिल कौन भरता है? क्योंकि सवाल हमें एक साथ भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहिए जो ऑपरेशन कमल चलाती है, भूपेंद्र बघेल से भी पूछना चाहिए, भूपेश बघेल से। ये सवाल रायपुर के रिजॉर्ट में भी खूब भीड़ रहती है, बेंगलुरु में तो बारी बारी से रहती, कभी कांग्रेस के विधायक रिजॉर्ट का लुत्फ लेने जाते हैं, कभी भाजपा के जाते हैं। नहीं आपने भूपेश बघेल की बात की, वहां कर्नाटका में डीके शिव कुमार भी यही करते हैं, उनके भी रिसोर्ट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे जो महाराष्ट्र के नेता जब सरकार गिर रही थी जून जुलाई में, वो पहले कहां चले गए? सूरत। अब सूरत गुजरात में है, गुजरात में तो नाम के लिए तो प्रोहिबिशन है, यानी आपको दारू तो नहीं मिलती है, लेकिन इन्होंने तो 18,000 का दारू का बिल कर दिया वहां होटल में। तो मैं पूछता हूं ये दारू आई कहां? राजदीप जी, फैक्ट्स आर फैक्ट्स, स्टिल फैक्ट्स आर फैक्ट्स। नहीं आप कहते नहीं सौरभ जी, नहीं सौरभ जी, मैं देखता हूं जब भी मैं गुजरात की बात करता हूं बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं जी। गुजरात का जिक्र आते ही गुजरात से इतना गुजरात का जिक्र आते ही मैं इसलिए अपना ये तेवर दिखाता हूं क्योंकि गुजरात का जिक्र आते ही आप अतिरिक्त उत्साही हो जाते हैं। नहीं मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। गुजरात मेरी जन्मभूमि है मेरे दोस्त, इसीलिए आप उत्साही होते हैं और मैं उसको एक कंटेक्स्ट देता हूं, फैक्ट्स बताता हूं। अच्छा, और राजदीप जी मुझे पता है आप व्यस्त रहते हैं, राहुल जी आप भी। लल्लन टॉप के हमारे दो साथी हैं रणबीर और अभिनव, बड़ी कमाल की कवरेज कर रहे हैं। वो गोधरा गए तो वो जो बीजेपी के माननीय विधायक बलात्कारियों को संस्कारी बता रहे थे उनसे भी सवाल पूछा। फिर एक नौजवान ने आके 10 ऐसी भर्तियां भी गिना दी जो नहीं पूरी हो पाई गुजरात सरकार में, उसके बारे में भी पूछा। अभी हम जमघट की सीरीज रिलीज कर रहे हैं, तो जिस आशय में आप हमारी उदारता का बखान कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमारा काम जनता का वकील बनके है और जनता का वकील अब बंगाल से चलेगा केरल की तरफ। व्हाट इज लेफ्ट ऑफ लेफ्ट? जो वामपंथी कभी 3 राज्यों पर परमानेंट काबिज रहते थे, केरल में अल्टरनेट, एलडीएफ के बैनर तले, बंगाल और त्रिपुरा में लगातार, उनका अब आलम यह है कि बंगाल हाशिए की पार्टी हो गए हैं। त्रिपुरा में मुख्य विपक्षी दल थे, आगे क्या होगा देखा जाएगा। केरल में उन्होंने इतिहास रचा है और उसको लेफ्ट की जीत नहीं, पिनरई विजयन की जीत कहा जा रहा है। चूंकि आप लगातार मिलते रहते हैं पिनरई विजयन से भी, मैं राजदीप जी को इसीलिए भी और थोड़ा सा आप लोगों के बिहाफ पर एनकरेज करता रहता हूं कि कुछ ओवर द फूड जो बातें हुई हैं वो बाहर आएँ। बताइए, पिनरई विजयन मॉडल ऑफ गवर्नेंस, पिनरई विजयन मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स, और केरल से जो बाकी देश की जनता सबक सीख सकती है। पहले तो जब सौरभ ने ये सवाल पूछा कि व्हाट इज लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट का क्या रह गया है, ये सवाल तो सौरभ को पूछना चाहिए क्योंकि वो आते हैं जेएनयू से। अब जेएनयू में किसकी पकड़ है? जेएनयू में राइट है या लेफ्ट है? अब देखिए ऐसा है, पिनरई विजयन से ये बड़े इंटरेस्टिंग नेता है क्योंकि हम समझते हैं वो वामपंथी नेता और हैं, वो मूवमेंट से आए हैं। उनकी वो छोटे कन्नूर से आके अब मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री बने। हम बात करते हैं दिल्ली में अडानी अंबानी मॉडल, वहां अडानी जी का पोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट भी केरल में अडानी जी के साथ है। तो ये जो वामपंथी है वो अडानी के खिलाफ है, ये सब
न्यूज के लिए ठीक है, असलियत जो है केरल में भी अडानी जी की अब एयरपोर्ट्स में, पोर्ट्स में वो बढ़ रहे हैं। आपने विजयन जी की बात की, पिछले साल मैं उनको मिला था, उन्होंने मुझे खाना खिलाया। नेता जब खाना खिलाते तो अच्छा लगता है। तो बातों बातों में मैंने जब उनको इंटरव्यू किया, आखिर में मैंने उनको पूछा, सर यहां के जो जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं, वो कहते हैं विजयन जी आपको कहा जाता है आप मोदी इन मुंडू है, यानी मुंडू पहन के आप वैसे नरेंद्र मोदी की तरह आपका बिहेवियर है, आप किसी दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते। जो भी सवाल जो भी एक तरह से केंद्रित है लेफ्ट, केवल विजयन का नाम है, बड़े बड़े पोस्टर है, केवल आपका चेहरा है। जैसे ही मैंने कहा मोदी इन मुंडू, उन्होंने कहा इंटरव्यू ओवर। अब वो केरल, अब ऐसा है कि विजयन जी भी एक तरह से वहां के स्ट्रॉन्गमैन बन गए हैं। हमारे देश में आजकल के जो मुख्यमंत्री हैं, कई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहते हैं, ना पत्रकारों से बात करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे ये जो स्ट्रॉन्गमैन लीडर्स हैं, उसमें विजयन केरल के नंबर 1 स्ट्रॉन्गमैन लीडर है। लेकिन मैं समझता हूं उनके बाद आज की तारीख में लेफ्ट के सामने बड़ी कठिनाई है। तो अगर लेफ्ट कहीं बचा है अब देश में, वो केवल सौरभ के जेएनयू में बचा है। और वहां भी देखना पड़ेगा कि क्या लेफ्ट वाकई ये जो राइट का जो वहां भी धीरे धीरे दबदबा बढ़ रहा है, क्या उसे कॉम्बैट कर पाता है। लेकिन केरल इज एन एक्सेप्शन। केरल मार्चेस टू इज ओन बीट। जब आप केरला में जाते हैं आपको लगता है कहीं ना कहीं उनकी राजनीति बिल्कुल अलग है, क्योंकि केरल, तमिलनाडु और आंध्रा, ये केवल 3 ऐसे राज्य रह गए हैं जहां बीजेपी का प्रभाव उतना नहीं दिखाई देता। लेकिन मैं कहूंगा अगले 20 सालों में आप देखेंगे सौरभ, बीजेपी भी केरल में बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही लेफ्ट अगर कमजोर होती है या कांग्रेस कमजोर होती है, वो जो गैप होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसे केरल में भी एक तरह से बढ़ाना चाहेगी, जिस तरह से त्रिपुरा में जहां इतने सालों में लेफ्ट की राजनीति हुआ करती थी। तो केवल आपके जेएनयू में लेफ्ट रहा है। अगर आप लेफ्ट के लीडर बनना चाहे तो आज भी बन सकते हैं। राजदीप जी ने अपने विद्वतापूर्ण वक्तव्य में 3 दफा मेरी यूनिवर्सिटी जेएनयू का जिक्र किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर ठप्पा तो लगा है। कई लोगों को लगता है कि वामपंथी होने का ठप्पा है। मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर इस देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी होने का ठप्पा लगा है। साल दर साल हिंदुस्तान की एचआरडी मिनिस्ट्री वो ठप्पा लगाती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर ठप्पा तो लगा है कि वहां के पढ़े स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिलता है। ठप्पा तो लगा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़कर एक ऐसा डिप्लोमेट निकलता है जिसे नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश मंत्री बनाया जाता है। ठप्पा तो लगा है कि वहां से पढ़कर एक ऐसा नीति शास्त्री निकलता है जिसे नीति आयोग का मुखिया बनाया जाता है। ठप्पा तो लगा है कि वहां से एक ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट निकलती हैं जिन्हें पहले पार्टी का प्रवक्ता और फिर देश का वित्त मंत्री बनाया जाता है। ठप्पे तो बहुत से लगे हैं। ये आपकी नजर के ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हैं। सौरभ, एक बात और है कि जेएनयू को लेकर के तमाम बातें होती है। आज भी आप गांव में गरीब गुरबा के पास जाइए, बच्चा जो अच्छा पढ़ाई में है उसके एम्बिशन की लिस्ट में है कि मैं जेएनयू में पढ़ने जाऊंगा। ये जो पॉलिटिकल दांवपेच में फंसाया गया है जेएनयू को और यूनिवर्सिटीज को, आई थिंक वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। और ये बात सत्य है राहुल जी। लेकिन इससे ये चीज कम नहीं हो रही कि मैं अगर पढ़ाई में थोड़ा बेहतर हूं और मैं दिल्ली जाऊंगा तो ये बात भी कम नहीं हो कि मैं जेएनयू में पढ़ूंगा। और मजे की बात यह है कि राहुल जी, राजदीप जी ने तो मजाक में कहा, जैसे मैं इनसे मजाक कर लेता हूं, ये भी कर लेते हैं। राजदीप सरदेसाई ने विस्तार से एक शो किया था जब इस देश के तमाम हलकों में जेएनयू के फीस स्ट्रक्चर पर डिबेट हो रही थी। ये कहा जा रहा था बुढ़ापे तक पढ़ोगे क्या, कितना तुमको खैरात चाहिए। और उस शो में, डिबेट में, इन्होंने मुझे भी बुलाया था जेएनयू का पक्ष रखने के लिए। तब भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपको वो संभावनाएं देता है कि आप अति गरीब, अति पिछड़े और अंग्रेजी ना बोलने वाले महाविद्यालयों और इलाकों से आकर भी देश की राजधानी में पढ़ाई कर सकते हैं। और आपके माता पिता अगर गरीब हैं तो उनको ये बोझ नहीं सहना पड़ेगा। उन्हें इस देश के और सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ने के लिए जिस तरह का एजुकेशन लोन लेना पड़ता है,
वो नहीं लेना पड़ेगा। और जेएनयू की अपनी हजार आलोचनाएं भी हैं। मुझे नहीं लगता कि जेएनयू को समाजशास्त्र के विषयों में जिस तरह की उम्दा रिसर्च करनी चाहिए थी वो कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि जेएनयू को अपने पिछले 4 दशक में जिस तरीके के अन्य वादों को, वामपंथ के बरक्स दक्षिण पंथ को, समाजवाद को और दूसरे वादों को जो जगह देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाया है। लेकिन किसी संस्थान से शिकायत होना और उसको सिरे से खारिज कर देना अलग है। देखिए, लेफ्ट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है कि लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है वो ऐसा हुआ है कि अगर आप देखिए तो लेफ्ट की पॉलिटिक्स बंगाल और अगर आप देखें केरल में, तो एक फॉर्मूला जो पुराने टाइम का हुआ करता था कि द पार्टी इज स्टेट एंड स्टेट इज पार्टी, वो कलकत्ता और बंगाल में और केरल में चला। लेकिन बाकी राज्यों की पॉलिटिक्स देखिए तो लेफ्ट पार्टीज की डिपेंडेंस जो थी वो जातीय समीकरणों पे थी। वो इतनी ज्यादा थी कि वो बैकवर्ड्स, दलित्स और उस पॉलिटिक्स को करते करते उनकी पॉलिटिकल स्पेस ले गए मुलायम सिंह यादव। 91 से 93 में वर्चुअली पूरी सीपीआई को मुलायम सिंह यादव खा गए थे उत्तर प्रदेश में। और वही लेफ्ट की स्पेस जो आप कितने बड़े नेता हुए बिहार के अंदर तमाम लेफ्ट पार्टीज के, जहानाबाद वगैरह पूरा बेल्ट जो था सदर्न बिहार का एक टाइम आज के, वो पूरा बिहार लेफ्टिस्ट का होता था, लेकिन वहां पे लालू प्रसाद यादव उस स्पेस को लेकर उड़ गए। उसी तरह से ममता बनर्जी ने उस स्टेट इज पार्टी एंड पार्टी स्टेट को डिसमेंटल किया और वहां पे वो सक्षम हुई उसको तोड़ करके नया ऑर्डर। आज की तारीख में ममता बनर्जी की पार्टी जो है वही स्टेट है और वही स्टेट जो है वो पार्टी है। वो एक तरह का फॉर्मूला वहां चल रहा है। सिमिलर बट इन केरल जो है, केरल थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। केरल के अंदर लेफ्ट का अपना एक कास्ट बैलेंसेस और कम्युनिटी के बैलेंसेस, उन्होंने इक्वेशन अच्छे क्रिएट किए हुए हैं और इसीलिए लेफ्ट की स्पेस जो है वो केरल में ज्यादा अच्छी प्रोटेक्टेड है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि उसके टेकर्स नहीं है उतने ज्यादा वहां पे। जिस तरह की अगर आप देखिए, आप कह रहे हैं कि लेफ्ट की स्पेस बीजेपी को चली जाएगी। साहब, हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे लेफ्ट की स्पेस बीजेपी को नहीं चाहिए। अगर आप पंजाब ले लें तो आम आदमी पार्टी को चली गई है। इट हैज गॉन टू ए समाजवादी पार्टी बट नॉट टू ए बीजेपी। दैट इज वाई इसीलिए केरल एक ऐसी स्पेस रहेगा जहां पे लेफ्ट अपने आइडियोलॉजिकल कारणों से बीजेपी को उठने नहीं देगा और वहां पे कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में अपनी लड़ाई को रखे। और एक महत्वपूर्ण बात जो राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे इस देश के वामपंथी दलों के लिए, कि आप दुनिया में किसी भी विचार को अपना बना के लागू कर सकते हैं। जब हम चाहते हैं कि हम विश्वगुरु हों, हमारा अध्यात्म, हमारा दर्शन, हमारा योग सब स्वीकार है, तो आप बाहर के भी विचार ले सकते हैं, लेकिन आपको उस विचार का भारतीयकरण करना पड़ेगा। जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है वो क्लास से होती है, दुनिया के मजदूरों एक हो। भारत में पॉलिटिक्स की शुरुआत कास्ट से होती है, फिर रिलीजन आता है, रीजन आता है, भाषा आती है। पिनराई विजयन उस चीज को समझ गए, इसलिए उन्होंने वहां की लेफ्ट पार्टी को बहुत केरल पार्टी, केरल की सेंसिबिलिटीज, केरल की अलग अलग सोशल ग्रुप्स, केरल की आइडेंटिटी, केरल का कल्चर। आप देखिए, आज जब हम मुखातिब हैं, आज सुबह के अखबार में था कि सबरीमाला मंदिर को लेकर किस तरीके से जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था सुरक्षा का कि सभी श्रद्धालुओं को भेजा जाए, तो उसको किनारे कर दिया गया। तो वो उस रियल पॉलिटिक्स को समझते हैं। जो समझता है वो सरवाइव करता है, बाकियों के जीवाश्म खोजे जाते हैं। और मैंने अनेक राज्यों में कोविड के बाद देखा कि किस सरकार ने लोगों के लिए क्या किया। अगर आप देखें, जो पिनराई विजयन ने फूड पैकेट्स अपने लोगों के लिए किए थे, वो किसी भी राज्य में आप स्तंभ हो गए क्या क्या चीजें उन्होंने उस फूड पैकेट में हर व्यक्ति के लिए दी थी। तो कभी कभी जब आपको केरल की वेलफेयर मॉडल नजर आती है, उसमें मैं लेफ्ट राइट नहीं कहूंगा, उसमें एक वेलफेयरिज्म है। और जो मोदी जी भी जान गए हैं, आज जो मोदी जी करते हैं, जो लाभार्थी की बात करते हैं, वेलफेयरिज्म की बात करते हैं, ये एक तरह से लेफ्ट की पॉलिटिक्स ही थी कि वेलफेयरिज्म लोगों के लिए करना है, गरीबों के लिए करता है। देखिए, भारत में अगर किसी को राज करना है, गरीबों के साथ ही आप राज कर सकते हैं। आप ये अडानी अंबानी जो भी बात करेंगे हम लोग डिबेट में करेंगे, लेकिन जब चुनाव जीतना है तो आपको गरीबों के साथ चुनाव जीतना और मैं पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो गरीबों के नाम पर, गरीबों के हित के लिए राज कर रहे हैं, वो ये भी सुनिश्चित करें कि गरीब हमेशा गरीब ना रहें और हमेशा वो लोक कल्याणकारी योजनाओं का मुंह न ताकते रहें। समय की अब बहुत कमी है और विषय बहुत सारे बाकी हैं मान्यवर, तो जरा अब
शॉर्ट में करेंगे वरना जाएगा पर्चा छूट और नंबर जाएगा कट। तो अब हम आते हैं केरल से तेलंगाना पर। केसीआर पर दोनों विद्वान एक एक टिप्पणी दें। मैं तो मिला नहीं हूं, भोजन भी नहीं किया है, सुना है बहुत बड़ा घर बनवा रखा है उन्होंने और वास्तु का बड़ा ख्याल रखते हैं, बताइए। मैं कुछ महीनों पहले उनके घर गया था। अब हैदराबाद के बीच में उनका घर है, 25 से 30 बड़े रूम हैं। एक व्यक्ति वहां ऐसे बैठा है केसीआर, और उसके और मत करिए, कैमरे को मूव करना पड़ता है। हाँ सॉरी, और उसके इर्द गिर्द कई लोग थे, लेकिन वो एक तरह से हैदराबाद में एक तरह से वहां के राजा एक तरह से बन गए हैं। बड़े चतुर नेता हैं, जानते हैं हवा किस तरफ चल रही है, जान गए हैं कि बीजेपी आगे बढ़ रही है तेलंगाना में, इसलिए वो एक तरह से अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार है। कल तक वो कांग्रेस को टक्कर दे रहे थे और मोदी जी के करीब आ रहे थे, आज वो मोदी जी को टक्कर दे रहे और कह रहे हैं मैं नेशनल लीडर बनूंगा। बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक दिन जब मैं उनके घर गया था तो एक व्यक्ति खाना खिला रहा था और बड़े प्रेम से खिला रहा था, और केसीआर जी जो भी चाहते थे, दवाई चाहते थे, पानी चाहते थे, वो उनको दे रहा था। तो बाद में जब मैं निकल रहा था उन्होंने कहा सर आई विल सी यू इन दिल्ली। तो मैंने कहा आप हो कौन? उन्होंने कहा सर आई एम राज्यसभा एमपी मिस्टर संतोष। तो उनके जो राज्यसभा एमपी हैं वो उनको उनका जो देखभाल करते हैं वो उनका जॉब है। देखिए केसीआर का भी वही हुआ है, और देखिए तकदीर भी देखिए कैसी बदल गई। 2009 में यूपीए की सरकार दोबारा आती है दिल्ली में और केसीआर किनारे हो जाते हैं, वाएस राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं दूसरी बार, और तेलंगाना के बारे में बात ही नहीं होती है। केसीआर दिल्ली पहुंचते हैं, उनको कोई मिलने के लिए तैयार नहीं, ना गृह मंत्री ना सोनिया गांधी, कोई नहीं, उनको चाहिए अलग राज्य। लेकिन वाईएसआर ने कहा कोई अलग राज्य नहीं होगा, एक ही आंध्र प्रदेश होगा। सितंबर 2009 में वाईएसआर की मौत होती है ट्रेजिकली एयर क्रैश में, और क्या होता है एक महीने बाद उसके केसीआर तेलंगाना की मांग एक बार फिर करते हैं, और इस बार जो लोग उन्हें दूर कर रहे थे वो उन्हें नजदीक करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कुछ विद्वानों को लगा कि अगर हम 2 स्टेट बांटेंगे तो कम से कम एक स्टेट हमारे साथ रहेगा। असलियत क्या हुई? आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी ने सरकार बना दी और तेलंगाना में केसीआर ने सरकार बना दी। कांग्रेस ने कई गलतियां की है, उसमें एक ये भी बड़ी गलती है कि आंध्र प्रदेश का आपने बंटवारा किया और केसीआर की जिंदगी बदल गई, और उन्होंने भी वही गलती की है कि उनका भी एक परिवार अब बन गया है, और जहां भी आप जाओ एक तरह से इसी परिवारवाद की तरह केसीआर जो एक बड़े चतुर नेता है उनके सामने एक चुनौती है। बड़ा वेरी वेरी इंटेलिजेंट नेता जो आज हैदराबाद में जहां भी जाओ उनकी गुलाबी रंग दिखते हैं। मुझे समय का संकेत कर दिया गया है, जबकि 2 विषय अभी पूरी तरह से अधूरे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे का आना, साथ में अशोक पायलट और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो द्वंद्व है। राहुल जी, इन तीनों विषयों पर आपकी सारगर्भित टिप्पणी। सर मैं छोटा सा बस तेलंगाना पे बता दूं कि मैं जुबली हिल्स पे एक बड़ी ऊंची इमारत की टॉप फ्लोर पे बैठा था किसी के साथ अभी, तो वहां पे एक सज्जन ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि 2 मिनिस्टर एक गाड़ी में इकट्ठे जा रहे थे और आसपास बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, बहुत बेहतरीन नई बिल्डिंग्स बनी हैं हैदराबाद में। तो उनमें से एक नेता ने बोला कि ये 2 बिल्डिंग के बीच की जमीन बहुत बढ़िया है। तो पीए ने पीछे मुड़ के कहा सर आप शायद भूल गए आप ही की है। तो क्या है कि जो भी खाली जमीन है वो पहले ही खरीद ली गई हैं कि बाद में जब बिकेंगे तो कमाई होगी। बहरहाल देखिए, मेरे ख्याल से राजस्थान इस समय पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल फेज से गुजर रहा है, और क्या है कि अभी आप देखिए सरदार शहर के नॉमिनेशन हुए हैं, चूरू के पास ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो भंवरलाल शर्मा थे कांग्रेस के, वो सचिन पायलट के रिबेलियन में उनके साथ शामिल थे। अब अनिल शर्मा जो उनके बेटे हैं उनको टिकट मिला है, उन्होंने नामांकन भरा, तो उसमें अशोक गहलोत और उसके अलावा गोविंद सिंह दोराबसा मौजूद थे, सचिन पायलट गायब थे, उनको गायब कर दिया गया। उसके अलावा आप देखिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है राजस्थान में, उसमें 3 लोगों को जिम्मा दिया गया है। एक है धर्मेंद्र राठौर, एक है
धारीवाल साहब हैं, एक है रामलाल जाट। रामलाल तीनों जाट को अनुशासन पे नोटिस मिला है। ये तीनों वो हैं जिनको अनुशासन का नोटिस मिला है कि 25 सितंबर को इन लोगों ने कांग्रेस हाईकमांड द्वारा भेजे गए लोगों को के खिलाफ जाकर के एक मीटिंग अपनी अलहदा की थी। अब इंटरेस्टिंग एक जो गॉसिप लगी है अभी कि गहलोत साहब एक चीज जो सोच रहे हैं, नेताओं से डिस्कस कर रहे हैं आजकल, कि बीजेपी ने गुजरात में एक्सपेरिमेंट किया कि सारे मंत्री बदल डाले, विधायक जो फेवर में नहीं थे काट डाले, तो क्या ये राजस्थान में किया जा सकता है? क्या है, उनको लग रहा है कि जो अथॉरिटी है आपके पार्टी के अध्यक्ष की, वो खड़गे साहब की उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हाईकमांड थी, जिसको वो धता बता चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या वो अगले चुनाव से पहले क्या ऐसा कर दें कि सारे जो लोग हैं उनके टिकट ही काट डालें सिटिंग के और अपने नए बिठा दें? तो क्या होगा, कवायद में जो आएंगे चुन करके वो उनके आदमी होंगे। अब उसके कारण हो ये रहा है कि राजस्थान में एक तरफ गहलोत हाईकमांड के खिलाफ जा रहे हैं पूरी तरह से, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो भी नेता आजकल हाईकमांड के पास मिल आता है ना, तो दूसरा एक वर्ग है एमएलएस का जो उनके खिलाफ बोलने लग जाता है। अब राजेंद्र यादव जी हैं, ये डिप्टी होम मिनिस्टर हैं, सीपी जोशी के समीप थे। अभी उन्होंने धमकी दी है कि कोटपुतली को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए वरना मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये अभी 2-3 दिन पहले हुआ है। इसके पहले अगर आप चलें तो तमाम एमएलएस की इधर उधर जो बातचीत चल रही है, आप देखिए हरीश चौधरी साहब जी ने बयान दे दिया है, राहुल गांधी के आदमी माने जाते थे, कोटा पे लेकर के नाराज चल रहे हैं। एक खबर और राजस्थान से जो इंटरेस्टिंग आ रही है कि बीजेपी में एक वसुंधरा जी का जो कैंप है वो कांग्रेस को बड़े ध्यान से देख रहा है कि एक तरफ तो सचिन पायलट आस पे जी रहे हैं, उम्मीद पे जी रहे हैं कि हाईकमांड ने कहा था कि तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, तो वो वादे पे जी रहे हैं। अगर कांग्रेस अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती है हाल फिलहाल में आने वाले दिनों में अगले चुनावों के लिए, तो वसुंधरा जी को उसका फायदा हो सकता है, क्योंकि इस समय पे उनके जितना बड़ा कोई नेता प्रॉप अप करके पार्टी ला नहीं पाई है। भारत जोड़ो यात्रा और खड़गे पर भी टिप्पणी जी, देखिए भारत जोड़ो यात्रा का मैं कहूंगा कि डेफिनेटली एक मोमेंटम राहुल गांधी को अपनी डेफिशिएंसीज दूर करने के लिए, जो आपने हेमंत बिस्वा शर्मा जी का नाम लिया, उनके कारण राहुल गांधी बहुत बदनाम हुए थे कि इंडिफरेंट पॉलिटिशियन है, अटेंशन की प्रॉब्लम है, समय नहीं देते हैं, पॉलिटिकल समझ नहीं है। राहुल गांधी इन खामियों को दूर कर रहे हैं डेफिनेटली। कहीं ना कहीं बिछड़े हुए लोग, बिगड़े हुए लोग आपस में चलते दिख रहे हैं। आप देखिए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया साथ दिखे कर्नाटक में। अगर आप महाराष्ट्र में देखिए तो अलायंस पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले साथ में चले, दोनों साथ में नजर आए, तो ये पॉलिटिकल एडवांटेजेस दिख रहे हैं। लेकिन ये संन्यास लिया हुआ यात्रा जो है ना साहब, ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहा, मैं राजनीति के लिए नहीं कर रहा, फिर अचानक एक सावरकर का लेटर निकल आता है। अब बताइए कि आप अपनी यात्रा में जोड़ तोड़ और तमाम बात के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो एक लेटर कांग्रेस के अंदर बड़ी जिटरीनेस है सावरकर को लेकर के, शिवसेना के अंदर जिटरीनेस होगी। राजदीप जी बताएंगे कि इनके सेकंड राज्य में कितनी उहापोह की स्थिति में है इस समय शिवसेना। तो क्या है कि ये पॉलिटिकल एलिमेंट जो हैं वो मेरे ख्याल से काफी मुश्किल कर रहे हैं। खड़गे साहब अच्छे आदमी हैं साहब, उनको पार्टी चलाने का काम दिया गया है, पार्टी को रिवाइव करके, प्रधानमंत्री का नहीं, और वो रोल बड़ा लिमिटेड है। पोस्टर देख लीजिए कांग्रेस के भारत जोड़ो के, पहली बार खड़गे साहब के कारण कांग्रेस को एक जस्टिफिकेशन मिला है कि खड़गे साहब की फोटो, बीच में भारत जोड़ो और उस तरफ दूसरी साइड में तीनों परिवार के सदस्यों की फोटो दिखने लगी है। ये पहली बार हो रहा है। राजदीप, देखिए, मैंने एक बार कहा था और मैंने मेरे किताब में लिखा, राहुल गांधी हैज नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कभी ऐसी ये कहा गया और लोग हंसते हैं उसको लेकर। जब भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान हुआ तभी भी मुझे लगा यार ये क्या है भारत जोड़ो यात्रा, चुनाव तो हो रहे हैं हिमाचल में, गुजरात में, ये राहुल गांधी कहां केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में जा रहे हैं जहां चुनाव नहीं हो रहे। लेकिन मानना पड़ेगा, और आप सब यहां हैं, 25 किलोमीटर दिन पर चलना कोई आसान बात नहीं है। रोज सुबह 6 बजे उठकर चलना, लोगों से मिलना, रोज शाम को भाषण करना कोई आसान बात नहीं है। आपको जब राहुल गांधी घर में बैठकर ट्वीट करते थे तो हम ही उनके आलोचक थे कि आप ट्विटर पे क्यों हैं, आप जमीन पर नहीं जाते।
अब जब आप जमीन पर जाते हैं तो हम कहते हैं आप गुजरात क्यों नहीं जाते, हिमाचल क्यों जाते हैं, महाराष्ट्र क्यों जा रहे हैं। मुझे मानना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने अपना स्टेमिना जरूर दिखाया है। चलना 25 किलोमीटर कोई आसान बात नहीं है, और कई चीज जो उन्होंने कही है, सावरकर की बात जो उन्होंने कही, उससे राजनीतिक विवाद तो होगा ही। महाराष्ट्र में यह कहना मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यही कमजोरी है कि राजनीतिक चीजें जो है सोच समझकर कहना चाहिए, क्योंकि आपके जो आघाड़ी के जो पार्टनर है शिवसेना, वो तो कहते हैं सावरकर को भारत रत्न दीजिए। लेकिन जहां तक जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, नौकरियों का मुद्दा, कोविड मैनेजमेंट के बाद किस तरह से आपके हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठे, जो एक तरह से इकोनॉमी के बाद जो इनफॉर्मल सेक्टर को डिमोनेटाइजेशन के बाद और कोविड के बाद जो धक्का लगा, ये जो मुद्दे हैं कम से कम कोई नेता कंसिस्टेंटली उठा रहा है। देखिए, आप राहुल गांधी को लाख कोस सकते हैं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा उनका एक एजेंडा है कि मैं मोदी जी को टक्कर दूंगा। बाकी नेताओं ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय कुछ ना कुछ समझौता करने की कोशिश की है। इसी वजह से मुझे लगता है जो ऑपोजिशन स्पेस है, और वो ऑपोजिशन स्पेस है इस देश में अभी भी, उसमें राहुल गांधी एक तरह से अपनी एक पहचान बना रहे हैं। लेकिन मैं राहुल श्रीवास्तव से, अपने राहुल से बिल्कुल सहमत हूं। आप यात्रा पर जाकर यह नहीं कह सकते मैं तपस्वी हूं, यह तपस्या है। मेरे दोस्त, अगर तपस्या करनी है तो आश्रम में तपस्या करनी चाहिए। अगर आप नेता हैं तो आपको नेतागिरी करनी पड़ेगी। और यही मुझे कुछ गुजरात के कांग्रेस के नेता कह रहे थे, सर हम करें क्या, हमारे नेता है नहीं यहां। एक तो अशोक गहलोत पूरी तरह से सक्रिय नहीं इस बार जिस तरह से वो 2017 में थे, और दूसरी तरह राहुल गांधी भी नहीं है जमीन पर, तो फिर हम चुनाव कैसे लड़े। तो एक तरह से अगर आप नेता हैं तो आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है। तो भारत जोड़ो यात्रा मुझे लगता है सौरभ कुछ ना कुछ, और कांग्रेस को जोड़ा है उसने। सीतारमैया, शिव कुमार, महाराष्ट्र में जो कई नेता एक दूसरे के खिलाफ बन गए थे, वो सब यात्रा से जुड़ रहे हैं। लेकिन जब तक कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। आपने राजस्थान का जिक्र किया, आज क्या खबर आ रही है कि अशोक गहलोत के जो नजदीकी है वो कह रहे हैं ये यात्रा जो है उन इलाकों में से जा रही है जहां सचिन पायलट का ज्यादा वर्चस्व है। हम चाहते हैं कि ये यात्रा अशोक गहलोत के डिस्ट्रिक्ट में जाए। अब ये कैसे चलेगा। मोदी जी के आने से एक चीज हुई, बीजेपी में भी अंदरूनी लड़ाई थी और कुछ हद तक है, लेकिन मोदी जी के आने से एक नेतृत्व मिला जिसकी वजह से बीजेपी जुड़ गया। कांग्रेस में प्रॉब्लम है, देयर इज नो कैप्टन ऑफ द शिप। अगर आप नैया है तो कोई तो कप्तान चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, सर मल्लिकार्जुन खड़गे, ग्रेट स्टोरी, उनकी जिंदगी की स्टोरी बहुत ही टेरिफिक स्टोरी। आप जानते हैं 7 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माताजी और कुछ उनके जो रिलेटिव्स थे उनको देखा, वो मर गए उनके आंखों के सामने, या उसी गांव में जब रजाकार वहां आए थे उन्होंने उनके सामने वहां रायट्स हुए और उसमें मर गए। दलित समाज से आते थे, पहले अपने परिवार से जो कॉलेज गए और उसी यूनियन के हेड बन गए जहां उनके फादर मिल वर्कर थे। कहानी तो बहुत अच्छी है। आप आज केवल हम मोदी जी की बात करते हैं, चाय वाले मोदी जी एक चाय की दुकान से, उनके पिताजी रेलवे स्टेशन वहां से आए। कई ऐसे नेता हैं। लालू जी ने एक बार मुझे बताया उनकी मां को अपने गांव के कुएं से पानी नहीं उठाने दिया था, वहां के अपर कास्ट से। कभी हम लालू जी की बात करते हैं। हमारे कई ऐसे नेता हैं जिसमें खड़गे जी एक है, लेकिन खड़गे जी इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। पावर उनके हाथ में नहीं है। और पावर ऐसे व्यक्ति, कांग्रेस जैसे पार्टी में और बीजेपी में भी आपको एक प्लेइंग कैप्टन चाहिए जो हर चीज पर तैयार होगा लड़ने के लिए और लोगों को जोड़ेगा। क्या राहुल गांधी उसके लिए तैयार है? मैंने इसी प्रोग्राम में कहा पॉलिटिक्स इज 24/7। आप अपनी लाइट नहीं बंद कर सकते। 9 to 5 बैंक जॉब नहीं है। आपको रात को 11 बजे अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे आए, मैं पिछले हफ्ते कर्नाटक में था, डीके शिव कुमार के घर में 10:30 बजे पहुंचा। उनके घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। क्यों? क्योंकि लोग टिकट चाहते हैं। 5 महीने में कर्नाटक में चुनाव है। वो ये नहीं कह सकते कि मैं 11 बजे मैं सोने जा रहा हूं।
असली पॉलिटिशियन आपको रात को 2 बजे में भी मिलेगा, 7 बजे भी मिलेगा। किसी के घर में अगर शादी है तो वहां जाएगा, किसी के घर में बर्थडे है तो वहां जाएगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है नेता बनने के लिए। सौरभ, आपने देखा होगा कि अगर राजदीप जो बात कह रहे हैं कि बॉम्बे में जब कांग्रेस के तोड़ के बीजेपी विधायकों को ले गई थी कर्नाटक के, तो डीके शिव कुमार साहब की एक पिक्चर छपी थी। वो अकेले कांग्रेस के नेता थे जो कि बॉम्बे पहुंच गए थे, और उनकी एक पिक्चर छपी थी, वहां के एक इंस्पेक्टर के कंधे पे हाथ रख के खड़े हुए थे और उनसे बतिया रहे थे। क्या है कि कांग्रेस में ये जो जज्बा है जमीन पे लड़ने का, वो क्या है कि बहुत सालों पॉलिटिक्स में पावर में रहने के बाद क्या है कि मीठा मीठा गपगप हो गया है, कड़वा कड़वा थू थू। यानी मैं इसमें मेरा एक accountability नहीं सबमिशन है चाहते। राहुल जी, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, हर पार्टी के नेताओं से बात करते हैं। कांग्रेस में आज भी ऐसे नेता हैं जो मेहनत करने को राजी हैं, पर आप उनको शक्ति तो दो, उनको आप संबल तो दो, उनको प्रोत्साहन तो दो। एक मसला ये भी है, जैसे भले ही यूपी की विधानसभा टैली इस बात की ताकीद ना करती हो, पर आप कांग्रेस का दफ्तर जाकर देखिए पहले कैसा था और प्रियंका गांधी के आने के बाद कैसा है। वहां पर अतिक्रमण था, बहुत सारे लोग काबिज थे, पर उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम आती है फिर गेटकीपर्स की, कोठरी की, जिनका जिक्र करो तो खफा हो जाते हैं। पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी देखिए, जैसे भाजपा का कार्यकर्ता भी, मैं CR पाटिल से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, सूरत के नवसारी के सांसद हैं और गुजरात में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पाटिल साहब बोले, मैं अपने कार्यकर्ता को एक ही चीज बोलता हूं सुबह सवेरे जब वो उठता है कि तू जीतने के लिए पैदा हुआ है, और मेरा कोई भी कार्यकर्ता मुझे किसी भी वक्त फोन कर सकता है, फोन मैं खुद उठाता हूं, अगर नहीं उठा पाता हूं तो कॉल बैक करता हूं। 24/7 वर्क, एज यू सेड, कहीं कोई कमी नहीं है। ऊपर से जब आप देखिए आइडेंटिफाई करेंगे ना, वही अफ्रीका है राजदीप जी, फुटबॉल आने वाला है, उसी अफ्रीका के खिलाड़ी दुनिया की तमाम टॉप टीम्स, नेशनल टीम्स और तमाम टॉप क्लब्स में जाकर खेल रहे हैं। वो अफ्रीका से क्यों नहीं खेल पा रहे? क्योंकि वहां पॉलिटिकल ऐसी तैसी हो रखी है। इस देश में हर विचार के लिए पर्याप्त गुंजाइश है, बशर्ते अपने हिस्से की मेहनत की जाए। और ऐसा ही एक नया विचार जिसको 10 बरस पूरे हो गए हैं, इसी दिल्ली में जन्मा था, आम आदमी पार्टी, उस पर चर्चा कर लेते हैं ताकि फिर हम जनता के बीच जा सकें। एक छोटा सा पॉइंट ये कांग्रेस पे कि मुझे याद है कि समटाइम बिटवीन 2000-2002 के बीच में कांग्रेस का वोट बैंक बहुत गिर रहा था। तो कांग्रेस का बड़ा आलिशान सा दफ्तर है लखनऊ में और मॉल रोड में, मॉल एवेन्यू में। तो वहां पे चारों तरफ नेहरू जी के टाइम के लगाए हुए अशोक के बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। तो वो पेड़ कटवा दिए गए थे कि कहा जाता है कि अशोक के पेड़ अगर की छाया पड़ेगी तो वो नुकसानदेह होगी, तो प्रेसिडेंट के सारे पेड़ कटवा दिए गए। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस का भट्टा बैठ गया। प्रॉब्लम कांग्रेस की यही है कि कांग्रेस इस वो जो एक क्लिकिंग एलिमेंट होता है ना कि कहां से ट्रिगर होकर आगे बढ़ेगी, वो भूल गई। बहरहाल एक राजस्थान पे एक इंटरेस्टिंग टिप्पणी है कि अभी गुजरात का प्रभार है गहलोत साहब के पास, और वहां पे कांग्रेस की हार लग रहा है, हो सकती है। हिमाचल में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं सचिन पायलट ने, और वहां पे कांग्रेस के आसार अच्छे दिख रहे हैं। तो क्या ये गुजरात और हिमाचल का चुनाव कांग्रेस की राजस्थान की पॉलिटिक्स पे इंपैक्ट डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी यूनिकॉर्न हो चुका है। सौरभ देखिए, एक राज्य का में राज करने वाली रीजनल पार्टी दूसरे राज्य में चुनाव जीते, ये इतिहास में पहली बार हुआ है, और ये पॉलिटिक्स के लिए एक नया एलिमेंट है। जो सेंट्रिस्ट स्पेस थी कांग्रेस की, जो मिडिल पाथ स्पेस थी, वो स्पेस केजरीवाल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। उनका मोटो चेंज हो गया है। वो बीजेपी को पहले चैलेंज करने की जगह अब कांग्रेस को खा के, उनको अपना पेट भर के मजबूत होके उसके बाद बीजेपी को चैलेंज करना चाहते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है पंजाब में उनकी सक्सेसफुल हुई है। बीजेपी वहां प्लेयर नहीं थी, अकाली डिस्क्रेडिटेड थे। उनका टेस्ट होगा। गुजरात विल बी अ टेस्ट केस। गुजरात एक डेफिनेटली टेस्ट केस होगा। अगर गुजरात में 10-12 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है, डेफिनेटली मोदी जी के गढ़ में आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल लेकर के, क्योंकि याद रखिए गुजरात मॉडल लेकर के मोदी जी पूरे दिल्ली में काबिज हुए थे। दिल्ली मॉडल लेकर के अगर अरविंद केजरीवाल सक्सीड कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात जरूर होगी कि नरेंद्र मोदी का जो चैलेंजर की हम बार बार बात करते हैं,
उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए इजाफा जरूर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर इससे कम सीट होती, बीजेपी की कोशिश है, मुझे जो बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि वो केजरीवाल को सीट के मामले में नहीं, वो केजरीवाल को वोट के मामले में देखते हैं कि किस तरह से अर्बन में डिवीजन करके या रूरल में डिवीजन करके अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को कम करेगा। क्योंकि बीजेपी के नेता मुझे जो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए नहीं, क्योंकि जीते तो हम लास्ट बार भी थे मगर मार्जिन 100 से कम आ गए थे हमारी सीटें, इस बार हम मार्जिन के लिए खेल रहे हैं। मार्जिन यानी 100 से ऊपर 120 या कुछ, क्योंकि 149 जो सोलंकी साहब के टाइम में हुआ था 85 वाला, वो दोबारा अचीवेबल नहीं है। बीजेपी की इस गेम में कितनी सक्सीड करती है, मेरे ख्याल से गुजरात का इलेक्शन आम आदमी पार्टी के फ्यूचर के लिए बहुत क्रिटिकल होगा। क्योंकि यहां से अगर समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है, बीएसपी पीछे हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में स्पेस बनती है जिसको अरविंद केजरीवाल देख सकते हैं। मगर एक लास्ट टिप्पणी की, जो एक गलती उन्होंने की है कि वो पॉलिटिकल बयान जो उनका था कि गणेश लक्ष्मी रुपए के नोट पे आ जाएं, अभी तक उन्होंने अपने आप को इंसुलेट करके रखा था इस तरह की चीजों से। पिछले कुछ सालों में आप देखिए तो उन्होंने इंसुलेट किया हुआ था। इस तरह के नेगेटिव सवाल पूछा जाता है तो पलटकर कहते हैं आपको इससे क्या दिक्कत है, अगर हमारे सपने में ऐसा आया और हमको ऐसा लगा। जी, अगले 2 साल में इस देश के सामने जो सबसे बड़ा सवाल वो ये नहीं है कि 2024 में किसकी जीत होगी। पहले बड़ा सवाल है कौन बनेगा चैलेंजर, कौन वो व्यक्ति होगा जो वाकई एक तरह से बीजेपी को टक्कर दे सकता है। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को समझती है कि हम किसी को भी टक्कर दे सकते हैं, बिकॉज वी हैव नथिंग टू लूज। हम तो 10 साल की पार्टी है, ये तो लंबे पार्टियां हैं, इनका बड़ा इतिहास है, बहुत बड़े नेता है कांग्रेस और अन्य पार्टियों में। रीजनल पार्टी जो है उनमें परिवारवाद है। हमारी एक ऐसी पार्टी है जो नई पार्टी है, इसलिए हम कोई विचारधारा की हमारे पास बैगेज नहीं है, हम तुरंत लड़ाई कर सकते हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल की के लिए एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज है। एडवांटेज यह है कि जब आपके पास कोई इतिहास नहीं होता तो आप लगातार अपना एक तरह से एजेंडा बदल सकते हैं। लेगेसी का बर्डन नहीं है, कोई लेगेसी का बर्डन नहीं है कि मेरे दादाजी ने क्या किया, 62 में चीन के खिलाफ क्या हुआ, किसने कौन सी चोरी 70 के दशक में की, इमरजेंसी कौन लाया, ये सब उनके सामने नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी जब आप इतने एम्बिशियस, इतने जल्दी बन जाते हैं, मैन इन अ हरी, तो आप ये नहीं देखते हैं कि जो जमीन आपने धीरे धीरे खड़ी की है उसको किस तरह से आप वाकई मजबूत कर पाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल को पिछले सालों में छोड़ भी गए हैं। और एक राजदीप जी, एक और बड़ा मसला है, अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू उनका मैं देख रहा था, उनसे पूछा गया कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है। अब देखिए, कुछ जवाब होते हैं जो महफिल लूटने वाले होते हैं, पर कुछ जवाब होते हैं जिसमें आप बहुत गंभीरता की उम्मीद करते हैं। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से यह पूछा जाएगा कि रिजर्वेशन पर आपका स्टैंड क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन पर आपका स्टैंड क्या है, क्या SC ST को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस पर आपका स्टैंड क्या है, स्पेंडिंग पे टैक्स की कटौती पर आपका स्टैंड क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आपका स्टैंड क्या है, क्या हमें प्रैग्मेटिक होना चाहिए, गुटनिरपेक्ष होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आइडियोलॉजी से जुड़े हुए सवाल हैं। अल्पसंख्यकों पर आपका स्टैंड क्या है, क्या उनको जो अलग, और कई बार लोगों को लगता है अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुस्लिम, अल्पसंख्यकों में मुस्लिम भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं और भी बौद्ध भी आते हैं, कई समुदाय आते हैं। ये जो कन्वर्ट हो गए हैं उनके रिजर्वेशन क्या स्टैंड, तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, आर्थिक, सामाजिक। अब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब क्या होता है, देखिए हमारी विचारधारा है ईमानदारी, हमारी विचारधारा है करप्शन से मुक्ति, हमारी विचारधारा है इंडिया को नंबर 1 रखना। इससे कौन इनकार कर रहा है, पर देयर आर सीरियस आइडियोलॉजिकल क्वेश्चंस विच एज अ पॉलिटिकल पार्टी सूनर और लेटर यू हैव टू फेस, और वहां पे वो स्किप करते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। जब लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सराहना, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, एंटी करप्शन से ही वो आए हैं। तो एक तरह से लोगों, खासकर कि मध्यम वर्गीय लोग काफी इन्फ्लुएंस हुए थे 2012 अन्ना एजिटेशन के बाद। लेकिन जब एक तरह से लोग ये भी चाहते हैं सुशासन, आप चाहते हो कि आज की मुद्दे जो है, पॉल्यूशन हो, जो भी मुद्दे हैं, उस पर जो नेता है वो हमें एक नया मॉडल दे।
और केजरीवाल जी ने कोशिश की है एजुकेशन में, हेल्थ में एक नई मॉडल रखना। वो कितनी तरह से सफल हुआ है इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन जब आप चुनाव लड़ेंगे और कहेंगे चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे, हमारे नेताओं में यही हुआ है। मैंने कहा नेता को 24 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है आज के नेताओं में, केवल केजरीवाल नहीं, हर नेता जो है, राहुल गांधी को आप एक तरह से छोड़ सकते हैं, वो तपस्वी बन गए हैं, लेकिन बाकी नेता करते हैं चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे, यानी चुनाव जो होना वहां कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है विचारधारा हमारे नेताओं की धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप हमें बताइए कितने नेता कर्नाटक, महाराष्ट्र में एक दिन होते हैं शिवसेना में, दूसरे दिन चले जाते हैं कांग्रेस में या एनसीपी में या बीजेपी में, और ये हर राज्य में हो रहा है। तो केजरीवाल जी, मुझे लगता है केजरीवाल जी को एक चुनौती है कि ही हैज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जनता चाहती है नया नेता। मैं समझता हूं आज की तारीख में जनता चाहती है एक नया नेता जो एक नई पार्टी। चलिए, जनता क्या चाहती है, जनता से ही पूछ लेते हैं। क्या जनता अपने हिस्से के सवाल पूछना चाहती है? क्या यहाँ की जनता लल्लन टॉप है? थोड़ा ऊर्जा दिखाओ, इतनी देर से सुन रहे हैं। ठीक है, नमस्कार। मेरा सवाल सरदेसाई जी से है। मेरा सवाल है कि मोदी वर्सेस राहुल जी के फैक्टर पे हम ये क्यों देखते हैं कि राहुल जी का कद जो है मोदी जी से ना छोटा क्यों है? क्या इसके पीछे राहुल जी की स्वयं की अयोग्यता है, या इसके पीछे बीजेपी की आईटी सेल है जो उन पर दर बदर प्रहार करती रहती है, या इसके पीछे उन्हें एक बैकग्राउंड मिल गया था जिसके कारण वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या इसके पीछे ये कारण है? देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूं, पहले तो बात आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप कहते हैं मोदी वर्सेस राहुल। हम कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है जो बाइडेन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन बन गए हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी एक तरह से उपलब्धि है, उन्होंने क्या किया, चुनाव को प्रेसिडेंशियल बना दिया। मोदी वर्सेस हु, एक जमाने में कांग्रेस ने भी ऐसा किया था 70 के दशक में, इंदिरा वर्सेस हु, कि एक इंदिरा है और बाकी कोई नहीं है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने उसी तरह से कहा टीमो, देयर इज मोदी ओनली। आप जो कह रहे हैं ना, वो सारे फैक्टर्स प्लस कांग्रेस की अपनी सांगठनिक कमजोरी, नए नैरेटिव को ना पाना, और राहुल गांधी जब उनकी पार्टी सत्ता में थी, कई लोगों ने ये कहा कि अगर वो खुद केंद्रीय रोल में आते, मंत्री बनते मनमोहन सिंह के अंडर में या कुछ और आते, तो ज्यादा। मैं बस एक बात ऐड करता हूं, क्योंकि आप लोग सब यंग हैं यहाँ। मुझे लगता है, और मेरा बेटा भी और बेटी ये कहते हैं कि ये जमाना जो है कामदार का है, नामदार का नहीं। आपको अपने काम पर लोगों को लुभाना है। राजदीप जी, आपके बीजेपी के मित्र भी यही कहते हैं। मेरा सवाल राजीव जी से है कि महाराष्ट्र में जैसे अभी ये विदर्भ के लिए फिर से जो हलचल है वो शुरू हो चुकी है, और ये विदर्भ के लिए क्या ये 24 के इलेक्शन में मुद्दा बनेगा, और जिस पर प्रशांत किशोर ने भी अभी कुछ प्रेजेंटेशन दिया महाराष्ट्र में, तो इससे राजनीतिक महाराष्ट्र में कैसे चेंज होगी, आपके इस पे व्यूज़ क्या है? थैंक यू। मेरे दोस्त, 1990 में मैं महाराष्ट्र का एक चुनाव कर रहा था, और तब बड़ा चल रहा था। एक जांबवराव धोटे थे, बहुत बड़े विदर्भ के नेता, और उन्होंने कहा हमें अलग विदर्भ चाहिए। आज देखिए 2024 में कोई अलग विदर्भ नहीं बन रहा, मेरा महाराष्ट्र बट नहीं रहा, आप जानिए ये। और ये भी देखिए लक होता है, जब उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड कैसे बने। असली लड़ाई तो उत्तराखंड की हुई थी, उसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड भी अलग राज्य बन गए। अब विदर्भ की लड़ाई नहीं बनने वाली। हालांकि मुझे लगता है विदर्भ को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, सहूलियतें मिलनी चाहिए। आप महाराष्ट्र से है क्या नाम है आपका? संग्राम जी, गुड इवनिंग सर। सर, मेरा क्वेश्चन राहुल सर से है, जो कि सर ने बताया योगी जी के कद को लेकर कि उनका राजनीतिक कद जो है वो बढ़ा है राजनीति में, खास करके नेशनल पॉलिटिक्स में। तो मैं यूपी से हूँ, बेसिकली मैं मिर्ज़ापुर ज़िले से हूँ। तो मैं पूछना चाहूँगी सर से कि जो भी कद बढ़ा है योगी जी का, उसमें कितना पॉलिटिकल विल रहा है और कितना जो सपोर्टिव एलिमेंट रहे हैं, जैसे कि चुनावी जो फ्री की रेवड़ी बटी है, उसका कितना रोल रहा है उनके कद को बढ़ाने में? देखिए, पॉलिटिक्स में, उत्तर प्रदेश जैसी पॉलिटिक्स में आप कभी जनता को एक गुलाब का फूल लेकर के रिझा नहीं सकते, आपको पूरा गुलदस्ता बनाना होता है। और ये गुलदस्ता बनाना क्या है कि बीजेपी की 2014 की पॉलिटिक्स से पहले की देखें तो बीजेपी यही मार खाती थी कि एक समय कल्याण सिंह जैसा नेता जब उनके पास आया तो वो हिंदुत्व का प्रखर फेस भी थे, वो बैकवर्ड लोध नेता भी थे,
और उनका एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका को माना जाता था कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उसके कारण से क्या हुआ कि बीजेपी एक गुलदस्ता बनाने में सक्षम हुआ, लेकिन वो बाद में खराब होता गया, क्योंकि एक पीरियड ऐसा भी आया जब अटल बिहारी वाजपेयी जो कि सेंटर में थे और कल्याण सिंह, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हुआ और कहा जाता है कि वो कास्ट का भी कॉन्फ्लिक्ट था, तो बीजेपी वहां कमजोर होती गई। योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा कि बीजेपी ने अपना पॉलिटिकल टर्फ जो है वो पूरा जो क्षेत्र है वो बदल दिया है। आज के यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ही अंदर अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का सिग्नल छुपा है, क्योंकि लोग अगर लॉ एंड ऑर्डर सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अगर लखनऊ में दंगे हुए थे सीएए के खिलाफ, तो वहां पे जो मुस्लिम लड़कों ने प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ा एक्शन लिया। ये कुछ चीजें जो है वर्क कर रही हैं। अगर आप देखिए तो फ्रीबीज का जो एलिमेंट है, मुझे नहीं लगता कि फ्रीबीज जो यूपी में है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि अगर वो डिसाइडिंग फैक्टर होता तो दुनिया का सबसे बड़ा लैपटॉप का ऑर्डर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि 15 लाख लैपटॉप बांटे गए और अखिलेश चुनाव हार गए, क्योंकि अगर एक परिवार में एक लैपटॉप गया था और 3 वोटर थे तो आप ये सोचिए कि 45 लाख वोट तो ऐसे ही स्वतः ही आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। तो मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिक्स जो है उत्तर प्रदेश की बड़ी बीजेपी बहुत एक्यूट मैनेजमेंट कर रही है, हिंदुत्व, कास्ट, गवर्नेंस और तमाम इशू को लेकर के। मेरा नाम प्रज्ञा ठाकुर है, मैं गुड़गांव से आई हूँ और लल्ला टॉम बहुत दिनों से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। और स्पेशली आपकी फ़ैन हूँ सौरभ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल ये है कि अभी चर्चा में हमने सुना कि ममता बनर्जी, लालू जी या केजरीवाल जी वो सब संघर्ष से निकले और पार्टी मतलब कि डिफरेंट पार्टी बनाना चाहते थे, पर जब वो सत्ता में आए तो कमोबेश सब एक जैसे हो गए। तो हमारी राजनीति के लिए, हमारे देश के लिए नया परिवर्तन का किरण कहाँ से निकलेगा? मैं इस पर आप लोग का विचार जानना चाहती हूँ। सर मैं इसमें एक जोड़ूंगा, ये है ना सबसे बड़ा रुपया। प्रॉब्लम हो गया है कि अगर आज मैं कभी कभी कहता हूं आज महात्मा गांधी चुनाव लड़ते डिपॉजिट हार जाते, क्योंकि आप आज चुनाव में ऐसे लोग आ गए हैं जो केवल धन की ताकत पर एक तरह से चुनाव आप मैनेज कर सकते हैं। और यही वजह है कि कई जो नेता जो संघर्ष से आते हैं लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, वो चुनाव जीतते हैं। शरद पवार ने मुझे एक बार कहा कि जो नेता लोगों का काम करता है उसे पैसे की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन असलियत यह है कि कई ऐसे नेता हैं जो करोड़ों खर्च करते हैं अब चुनाव जीतने के लिए। और जब आपको इतने पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप संघर्ष से सत्ता की तरफ जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पैसे का जो रोल है ना, इसमें पॉलिटिक्स को बदल। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इज द वे फॉरवर्ड, ताकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास संसाधन नहीं है पर इंटेंट है वो चुनाव लड़ सके। जी, मुगल सराय से हूँ, बेसिकली दिल्ली में जॉब करता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी का है कि 75 ईयर्स पे वो रिटायरमेंट दे देते हैं। अब अगले 2024 इलेक्शन तक मोदी जी 72 साढ़े 72 के हो जाएंगे। क्या बीजेपी तैयार है कि मोदी जी के को भी 75 के बाद ऐसा कुछ सोचा जाए? भारतीय जनता पार्टी कभी भी आधिकारिक रूप से ये नहीं कहती है कि 75 पर रिटायरमेंट दे देंगे। वो हमेशा आखिरी में एक पुछल्ला जोड़ देते हैं विनेबिलिटी का, और इसीलिए गुजरात की 182 विधानसभा में जो आखिरी टिकट डिक्लेयर किया उन्होंने, जिस एमएलए को रिटेन किया, उसकी उम्र है 76 साल। तो ये नियम ऐसा है जो सहूलियत के हिसाब से, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से तोड़ा मरोड़ लिया जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा, मुझे लगता है हर पार्टी में एक मार्गदर्शक मंडल होना चाहिए, क्योंकि एक देश जहां युवा इतने हैं लेकिन हमारे नेता इतने बुजुर्ग हैं, एक 75 इयर्स इज अ गुड लिमिट। 75 इयर्स के बाद हमारे जैसे युवाओं को चांस मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन उसमें एक बात है, मैं ऐसी बात को ज्यादा पुश नहीं करूंगा। कहीं संगठनों में भी होने लगा तो मार्गदर्शन मंडल अगर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में बनने लगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए, नेताओं के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि नेताओं के बारे में हम ना एक बहुत प्रॉब्लम है हमारी। हम नेताओं को एक ऐसा तोता समझते हैं जो कि परफेक्ट है। साहब वो उतना ही इम्परफेक्ट है जितने इम्परफेक्ट हम हैं। पेपर लीक होते हैं तो उसमें पेपर लीक में कुछ बच्चों का नुकसान होता है, तो कुछ लीक करके फायदा उठाने वाले भी हमारे ही घर के हैं। तो ये प्रथा अगर बिहार में है, जैसे राजदीप ने बताया, गुजरात में 2 साल में 9 पेपर लीक हुए हैं। उसी तरह से आप अभी कह रहे हैं कि 75 साल पे,
साहब देखिए कि नेता जो है वो आपको एक सिंपल बात कहता है कि मेरी जुबान के मौसम बदलते रहते हैं, मैं आदमी हूं, मेरा एतबार ना करना। नेता नगरी में नेताओं का, उनकी राजनीति का जिक्र और आपके हिस्से के सवाल पूछने का सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।